बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद की एक नई किरण और सुनो पाकिस्तान की जनाब बिल्कुल नई ताज़ा भरपूर और बेहतरीन एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक। और दुआ है कि जनाब आज का सूरज आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर तलू हो। और आज के शो में बहुत कुछ ख़ास है, जहाँ हम बात करेंगे दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाली एक और बड़ी दिफाई डील की। वहीं दुबई का सफ़र करने वालों को सुनाएंगे एक ज़बरदस्त खुशखबरी, लेकिन साथ ही चलेंगे रोशनियों के शहर कराची भी, जहां आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। आखिर इंतज़ामिया कहाँ है, ये भी जानेंगे। और हमेशा की तरह उन अहम मौज़ूआत पर भी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद होंगे। जनाब खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक, और मेरे साथ मौजूद है मैं हूँ वाहम जाहिद, और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज का शो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम पर्दा उठाएंगे उन वजूहात से जिनके बायस एक ही हफ्ते में दर्जनों ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिए गए। सेहत के हवाले से एक चौंकात देने वाली खबर भी शामिल करेंगे कि ग़िज़ा को महफूज रखने वाले केमिकल्स खामोशी से कैंसर का सबब बन रहे हैं। लेकिन घबराना नहीं है आपने, अच्छी खबरें भी हैं। मिडल ईस्ट और अफ्रीका जोन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले नंबर 1 घुड़सवार उस्मान खान की कामयाबी का जश्न भी मनाएंगे। और बात होगी आपकी मुस्कुराहट की, मेरी मुस्कुराहट की और सबकी मुस्कुराहट की, यानी कि मसूड़ों से जो खून आता है वो क्या किन वजूहात की बिना पर आता है, किन बीमारियों का पेशखैमा होता है। तो आपने रिमोट संभाल लेना है और ट्यून कर लेना है सुनो पाकिस्तान, और 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। और जनाब आपको सबसे पहले तो बता ही दें कि पाकिस्तान के दिफाई मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने खित्ते की जियो पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, अब अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी शाहीनों यानी JF-17 थंडर पर इन्हिसार करने का सोच रहा है। जी बिल्कुल, और बात सिर्फ तैयारों तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भी इंडोनेशिया की शॉपिंग लिस्ट में शामिल हैं। पहले इंडोनेशिया का अगर हम सदर की बात करें तो उनका दौरा, और फिर फील्ड मार्शल से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात महज रस्मी नहीं, बल्कि ये एक बड़े $multi-million मुआहदे का पेशखैमा है। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जान लेते हैं कि ये डील पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी दिफाई बनने वाली है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि इंडोनेशिया के पास हम देख रहे हैं पहले ही अमरीकी F-16 और रूसी सखुई मौजूद है। वो इन महंगे तैयारों के होते हुए पाकिस्तान के JF-17 में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, और टेक्निकली हमारा तैयारा उनको क्या एज दे रहा है? बहुत शुक्रिया आपको और उज़ैर आपको और महब आपको और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने इनवाइट किया, शुक्रिया जी। बड़ी दिलचस्प बात आपने और अच्छा सवाल सुबह सुबह आपने किया है कि ये इतने अच्छे जहाज़ों की मौजूदगी में हमारे जहाज़ की कहाँ से ज़रूरत बन गई। देखिए, दुनिया अब जितनी मॉडर्नाइज हो रही है, 2 चीज़ों पर वो देखती है। एक वो देखती है कि अफोर्डेबिलिटी किसी फाइटर जहाज़ की, और एक देखती है कि बेचने वाले का या सप्लाई चेन का ट्रस्ट। ओवरऑल मैं आपको क्राइटेरिया रिपीट कर देता हूँ। मैं नंबर 1 जो चीज़ होती है वो उस जहाज़ का कैपेबिलिटी होती है, यानी क्या काबिलियत है उसके वेपन्स, मिसाइल्स, उसका इंजन, उसका थ्रस्ट, मनूवरिंग, कॉम्बैट, ये सारी चीज़ें कैसा वो उड़ता है। ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड में इस वजह से बना है कि जिसको कंटेम्प्रेरी जहाज़ हैं उसकी जो यूरो फाइटर है, टाइफोन है, राफेल है, ये जो जहाज़ हैं बुनियादी तौर पर तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कीमत है उनकी JF-17 थंडर से। नंबर 1, जैसे मैंने पहले कहा कि पहली चीज़ होती है उस जहाज़ की कैपेबिलिटी, दूसरी अफोर्डेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि 3 गुना ज़्यादा महंगा है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो देने वाला मुल्क है वो रिलायबल सोर्स है, यानी कि वो कोई सैंक्शंस या ब्लैकमेल या पॉलिटिकल सिचुएशन जब बदलेगी दुनिया की, तो उसमें कि हमारी जहाज़ों की सप्लाई या उनकी मेंटेनेंस या उनके स्पेयर पार्ट्स तो नहीं बंद कर देगा। नंबर 4 होती है कोई भी दुनिया में जहाज़ खरीदने से पहले क्राइटेरिया कि ये जहाज़ बैटल टेस्टेड है या कॉम्बैट में इसने कोई कभी हिस्सा लिया, और अगर लिया तो परफॉर्मेंस क्या रही। तो अब आप चारों चीज़ों पर देखें कि हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइबल है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हो गई है, जिसका हम रोज़ाना और आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, वो है कि ट्रेनिंग इसको पाक फिजाई के पायलट्स और टेक्नीशियन और इंजीनियर्स देंगे जी। ये आजकल बहुत इन डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी देखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन जब से हुई है
हमने मई में साबित किया है। JF-17 थंडर ये वही जहाज है जिसने अभिनंदन का जो जहाज जब शूटिंग हुई थी फरवरी 2019 में, उसमें भी बड़ा लीडिंग किरदार अदा किया था। तो ये सारी कंपटीशन आजकल दुनिया में हार्डली किसी फाइटर जहाज की है। पाकिस्तान क्रेडिबल भी है, जहाज इकोनॉमिकल भी है, 4.5 जनरेशन है, कीमत में कम है, जंग में हिस्सा लिया हुआ है। तो इस तरह की सारी चीजों से अब सारे ममालिक जो डेवलपिंग है खास तौर पर, और जो लो बजट एयर फोर्सेज हैं, जो चाहती हैं कि हम मॉडर्नाइज भी करें लेकिन हमारा सिस्टम भी ट्रस्टेड हो और हमारी कैपेबिलिटी भी बढ़े, उनके लिए JF-17 थंडर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑब्वियस चॉइस बनती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा चिश्ती साहब, रिपोर्ट्स ये हैं कि इंडोनेशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि तैयारों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करे, या हम सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही बेचेंगे? और चीन की रजामंदी के हवाले से क्या आपके पास इत्तला? देखिए, इस जहाज में जो इंजन है वो रशिया का है इस वक्त। उसका ऑल्टरनेट चाइना ने बना लिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी इसमें रशियन इंजन है नंबर 1। इसमें तकरीबन 48% जो पार्ट्स कंपोनेंट शेयर है वो इस वक्त है, 42% है वो चाइना का है और 58% पाकिस्तान का है। ऑल्दो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ हैं चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने एक्सटेंसिवली ना सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दिया है चाइना से, बल्कि हमने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, टूलिंग, CNC मशीनें और जो मैन्युफैक्चरिंग में हार्डवेयर चाहिए होता है वो पाकिस्तान में बहुत ना सिर्फ सेटअप किया है बल्कि ग्रो किया है, एक्सपैंड किया है उसको। यानी हमने चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कम की है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी कम करते जाएंगे। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान जो है वो 16 जहाज सालाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिसको बहुत बढ़ाया जा रहा है जैसे मैंने कहा, और जब ऑर्डर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला तो ये और एक्सपैंड होगा। नंबर 1 जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है ये डिपेंड करता है सिलेक्टिव एरियाज में होती है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस की, जब कोई प्रोड्यूसर मुल्क होता है, जो सप्लायर होता है, हम जैसे हैं, हम F-16 हम भी ऑपरेट कर रहे हैं और F-16 जैसे तुर्की भी ऑपरेट कर रहा है, तो उनको उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी दी, ट्रांसफर ऑफ सेटअप दिया, उनकी असेंबली की दी, अपग्रेडेशन की, वहां पर उन्होंने सेटअप कर दिया। तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंडिंग होती है कि उस मुल्क को आप जहाज कितने देंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 6 जहाज दें और कहें जी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी साथ कर देंगे आपको। तो उस पे फ्लीट पे डिपेंडेंट होता है, उसकी प्राइस पर डिपेंडेंट होता है और उनकी कैपेबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है। तो अभी आई थिंक इसकी क्योंकि डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने ओवरऑल बताना चाह रहा हूँ कि डिपेंड करेगा और उनको भी वायबल नहीं होगा। कोई छोटा सा फ्लीट लेकर तो वो मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक बड़ा एक्सपेंसिव होता है। नंबर 1 ट्रेनिंग इंटेंसिव होता है। जब एक जहाज जाता है तो 150 से 200 टेक्नीशियन भी 6 जहाजों के साथ आपको भेजने पड़ते हैं। दैट मींस कि जब तक वो स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक उनकी मैन पावर की एक्सपर्टीज नहीं होगी, तो जहाज मेंटेन ही नहीं हो सकेंगे। तो ये दोनों मुल्कों में म्यूचुअली देखना होता है कि उनका सेटअप कैसा है, जहाजों की डिमांड कितनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कितना है। उस पर डिपेंड करता है कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा खालिद साहब, इंडोनेशिया एक समंदरी मुल्क है, क्या JF-17 ब्लॉक 3 की एंटी शिप मिसाइल की जो सलाहियत है वो ही असल वजह है, या इस डील को फाइनल करवाने में कोई और भी चीज़ हो सकती है? देखिए, माहम ये जो डील्स जब सामने आती हैं तो उस पे जैसे फील्ड मार्शल ने इजिप्ट का दौरा किया और वहां से हमें लीबिया का दौरा किया, और उसके बाद आपने देखा बहुत सारे मुल्क लाइन अप हुए और भी हुए। जय पाक फिजाइया के सरबराह का भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने 15 मुख्तलिफ दुनिया के जो एयरफोर्स चीफ्स हैं उनसे मुलाकातें की हैं। और दैट मीन्स ये बिल्डअप किया जाता है। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, 6 महीने पहले स्पेशली तकरीबन पाक फिजाइया के सरबराह जो दुबई गए थे एयर शो देख लेने, उन्होंने एक्सक्लूसिव एक बड़ी डिटेल्ड मुलाकात की थी बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ से, जिसमें ये पेस सेट हुआ था। अभी आपने देखा रिसेंटली पिछले हफ्ते वो यहाँ तशरीफ ले आए तो यहाँ बात की, फॉलो अप किया गया। तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट देखी जाती है उस मुल्क की, बहुत सारा होमवर्क होता है। ये जो जहाज आपका स्पेसिफिकली जवाब कि ये इंडोनेशिया समंदर की वजह से ले रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक एडेड क्वालिफिकेशन जरूर है JF-17 थंडर की कि ये एयर टू शिप जो है, एंटी शिपिंग जो है, उसके लिए बहुत कारगर भी है, बहुत पोटेंट मिसाइल्स और वेपन्स कैरी करता है। लेकिन क्योंकि इसने जमीन पर भी अपनी महारत, अपनी स्किल और लिथैलिटी साबित की है, S-400 जो हिंदुस्तान का मारा वो इसी जहाज ने मारा। तो आप इमेजिन करें कि इसका मतलब है कि ये जमीन पर भी उतना इफेक्टिव है जितना समंदरी किसी टारगेट के खिलाफ वो है। एयर कॉम्बैट में भी बहुत पावरफुल जहाज है, जैसे मैंने कहा 4.5 जनरेशन है। ब्लॉक 3 में तो PL-15 मिसाइल लग जाता है, जिससे हमने हिंदुस्तान के J-10 से मारे थे जान। तो PL-15 और आइसा रडार एक बहुत जबरदस्त लीथल कॉम्बिनेशन है इसको अक्रॉस द बोर्ड मल्टी रोल जेट फाइटर डिक्लेयर करने के लिए। सर, देखा जाए तो भारत को भी अगर हम देखें तो वो भी इस खत्ते में तेजस तैयारा बेचने की, फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम हालिया एयर शो के हवाले से बात करें तो जो हजीमत उसको उठाना पड़ी, जो एक नाखुशगवार वाकया जो पेश आया,
क्या अब हम ये कह सकते हैं कि दिफाई मार्केट में हमने भारत को नॉकआउट कर दी? जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आपका नॉर्मल एक्सीडेंट होना एक और चीज होती है जब आप पीस टाइम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जब लोकली विद इन इंडिया अगर कोई क्रैश होता तो और उसकी मानी होती है या उसकी कीमत इंडिया को देनी पड़ती है। इंडिया का जो जहाज तेजास क्रैश किया है, उसका पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना पावरफुल या इतना यादगार या इतने काबिल फख्र हिंदुस्तान के लिए नहीं था। 40 सालों में 40 जहाज बनाए उन्होंने सिर्फ, हमने 30 सालों में 200 के करीब बनाए हैं। एक बात, हमने 2 दफा कॉम्बैट में प्रूव किया JF-17 थंडर की। उनके कॉम्बैट में उन्होंने, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई में, उन्होंने सिलर बेस है श्रीलंका के पास, वहां जहाज रखे थे। यानी पाकिस्तान से कोई 1.5-2 हज़ार किलोमीटर दूर रखा था ताकि जंग के करीब ना आए वो जहाज। इसका मतलब है आपने खुद ही शेक किया, अपना रिजॉल्व शो किया। आपकी विल टू फाइट है ही नहीं उस जहाज के ऊपर। जब ये सारा बैकग्राउंड चल रहा था तो फिर दुबई का एयर क्रैश हो गया। अब अफसोसनाक क्रैश है, पायलट की जान गई, हमें अफसोस हुआ। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इतने बड़े शो पर आते हैं तो ये तो आपका बेस्ट पायलट होता है, बेस्ट जहाज होता है, बेस्ट आपने मनूवरिंग करके दिखानी होती है, दुनिया तब आपसे इंप्रेस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो जहाज हर साल जाता भी रहा है, लोगों के सामने परफॉर्म भी करता रहा है। बैकग्राउंड में भी आपने देखा कि हमारी कॉम्बैट प्रूवन हमारी कैपेबिलिटी है। तो ये उनकी, जिसको कहते हैं कि शायद किस्मत खराब उनकी, कि वो जहाज पब्लिकली हजारों लोगों के सामने, लाखों करोड़ों लोग जो स्क्रीन पे देख रहे थे उनके सामने जमीन पे चला गया। तो जाहिर है एकदम आपका क्रैश कर जाता है, जो एक इमेज होता है, जो आपने एक हाइप क्रिएट की होती है। और आखिरी बात यही है कि क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव इस पे मेहनत होती है, ये ऑफ द शेल्फ या ऑफ द कफ तो कोई नहीं खरीदता। तो जब लोग देखते हैं कि ये जहाज उड़ता हुआ जो दुबई एयर शो में गिर गया, तो इसकी शायद काबिलियत हमारे लिए पता नहीं कितनी काबिल है, तो वो जिसको कहते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। और वही हिंदुस्तान को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। अच्छा खालिद साहब, अगर हम कीमत की बात करें ड्रोन्स की और तुर्क के मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करें बायरक्तार का, तो हमारे ड्रोन्स की कीमत कम है और कारकर्दगी कितनी बेहतर है? माम देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एक्सटेंसिव डेवलपमेंट की है इस वक्त। जैसे मैंने कहा कि हमारा नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक बहुत हेल्प कर रहा है। हमारा जो PFX जो जहाज बनाने की जो हमारा सेटअप है वो बहुत एडवांस है। हमने जो मशीनरी, इक्विपमेंट और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया है, तो हमने ना सिर्फ इकोनॉमिकल किया है बल्कि तुर्की की मदद से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। एक बात, इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमने भी बहुत डेवलप किया है। और एक अच्छी खबर जो मैं आपको रिफ्रेश करता चलूं कि जो हमने 10 मई 2025 को हिंदुस्तान पर टनेज पे की थी, लॉइटरिंग मिशन, किलर ड्रोन, इनकी ऑल वर मेड इन पाकिस्तान। देखिए, और इतनी एक्सटेंसिव थी कि मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम बता चुका हूं कि हमने 50% मैन्ड एयरक्राफ्ट यूज किए थे, जिसके अंदर यही जहाज थे जिनका हम बात कर रहे हैं, JF-17 थंडर और J-10C और F-16, और 50% अनमैन्ड थे, जिसका मतलब ये है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस था अपने इन वेपन्स पर और इतनी प्रिसीजन से। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, ये तो कोई तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करके उड़ रहे थे। बिल्कुल, पाकिस्तान को एतमाद था और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये उस एतमाद पर पूरा उतरी है, ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ भी है। आज तक जनाब तारीफें भी हो रही हैं और इसलिए जनाब दूसरे ममालिक हमसे रब्ता भी कर रहे हैं इन चीज़ों की खरीदारी के लिए। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। अब ज़ाहिर खरीदारी के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए भी जो हमें हमारे स्किल्स सीखने के लिए भी कह रहे हैं ना, ये भी देखिए, वो जब फ्लीट जाता है तो फिर लोग भी जाते हैं साथ ट्रेन करने के लिए। जिस तरह से बात सामने आई है, हमने ये साबित कर दिया कि मैन बिहाइंड द मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मशीनें मिल भी जाए ना तो कारकर्दगी बहुत ज़रूरी है। कारकर्दगी बेहतर करने के लिए स्किल्स होने भी बहुत ज़रूरी है। और अगर देखें स्किल्स नहीं है, महारत नहीं है, तो फिर आप राफेल पे आके भी थप्पड़ खा सकते सारी सहूलियात मौजूद हैं। चलें जी, समंदर किनारे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब कराची शहर में पानी की कमी मसनूई समझी जाती है। लाइनों का पानी हाइड्रेंट्स पर मोड़ कर टैंकर्स के जरिए शहरियों को बेचा जाता है। लेकिन अब पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची के शहरियों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया है कि शहर में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स का निज़ाम ख़त्म करके पानी वापस लाइनों में लाया जाएगा। ऐलान तो बहुत वाह ज़ैर, और ये सुनने में भी बहुत ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है, क्योंकि कराची में पानी के तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और सालों से हम देख रहे हैं कायम टैंकर जो माफिया है उसका भी होपफुली राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये अरबों रुपए का धंधा है एक टैंकर 5 से 10 हज़ार का बिकता है और हाइड्रेंट्स बंद करने का मतलब माफिया की आमदनी बंद करना है, जिस पर मज़ाहमत यकीनी है। क्या पानी चोरी करने वाला माफिया इतनी आसानी से हथियार डाल देगा? इलाकों में पाइपलाइन ही नहीं, वहाँ पानी कैसे जाएगा? ये जान लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल रब खान से।
सुहेल रब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइएगा कि माजी में था मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान के दौर में ऐसे दावे हुए हैं, इस बार मुर्तज़ा वहाब के पास कौन सा ऐसा जादुई फार्मूला है या इंतजामी ताकत है जो पहले नहीं थी और अब है? देखें, कल ये एक अहम फैसला मेयर कराची की जानिब से जो है वो सामने आया और ये यकीनन जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक चौंका देने वाला जो है ये फैसला था कराची के डायनेमिक्स के हवाले से, क्योंकि हाइड्रेंट जो है जहाँ पे वाटर टैंकर से लोगों को पानी फराहम किया जाता है, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो पानी हाइड्रेंट्स के थ्रू फराहम किया जाता है शहर में, ये सरकारी हाइड्रेंट्स हैं और ये 7 हाइड्रेंट्स हैं। 7 कराची शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये एक हाइड्रेंट है और ये सरकारी हाइड्रेंट है। इसके बाकायदा टेंडर्स होते हैं और टेंडर्स होने के बाद वाटर कॉरपोरेशन ये ठेकेदारों को चलाने के लिए देता है और इन हाइड्रेंट से उन जगहों पर पानी जाता है जहां पर जो है वो पानी की किल्लत है या पानी सप्लाई नहीं होता है या पानी जो है वो बहुत दिनों बाद आता है, मतलब रूटीन में पानी नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कराची को ओवरऑल लेके देखें तो कराची में पानी से सबसे ज्यादा मुतासर जो जिला है वो जिला वस्ती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अच्छा। यहाँ पर जो है यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है और ये इस शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न। अब यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि यहाँ पर अपने वाटर बोर्ड की जो माहाना इनकम है हाइड्रेंट से वो 30 से 32 करोड़ रुपए 30 से 32 करोड़ रुपए सरकारी रेवेन्यू में इन 7 हाइड्रेंट से यहाँ पर वाटर कॉरपोरेशन को मिलता है। और उसके अलावा अगर हम पानी को देखें कि जैसे पानी की नीड है तो कराची में इस वक्त बिल्कुल पानी की जरूरत तो है शहर कायद के वासियों को, लेकिन ये बताइएगा कि ये ऐलान तो कर दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये कबल अस वक्त है? क्योंकि कुछ जगहों पर तो जो पानी पहुंचाने का निज़ाम है, पाइपलाइंस हैं, उनका जाल ही बिछा नहीं हुआ, तो किस तरह से ये पानी पहुंचाया जा सके? ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है और इस पर जो है वो कल हमारी बात भी हुई और इस सवाल पर जो जवाब हमें मिला, जो सामने आई बात वो ये था कि इस वक्त जो है वो पानी की कमी भी है शहर में और उसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत से इलाके ऐसे हैं, टेल एंड है, जहाँ पर लाइनों का नेटवर्क नहीं है, जाल नहीं बिछा हुआ वाटर कॉरपोरेशन का। इस हवाले से मेयर कराची का ये कहना है कि इस पर जो है वो काम हो चुका है और आज तकरीबन अभी दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेयर कराची की, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि हर जहन में यही सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो पानी देंगे। फैसला बिल्कुल आ चुका है, लेकिन अब इस हवाले से वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की मेथोडोलॉजी वो अपना रहे हैं, क्या प्लान है, उसका वो आज बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो चलें सुहेल, फिर हमें भी इंतजार रहेगा कि वो क्या प्लान जो है वो वाज़े करते हैं। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बेहतरीन काम होगा और पीपल्स पार्टी को यकीनन इसका क्रेडिट जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रब खान, आप हमें प्रोवाइड कर रहे थे और हम आपको ये तो बहुत ही जबरदस्त पानी के बहुत टैंकर माफिया इतनी ज्यादा सरगर्म है और मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा उसके बाद शायद। अच्छा, वैसे ये जब ये हम एक बात मेरे ज़हन में कि अगर ये टैंकर माफिया खत्म हो जाए और पाइपलाइनों के जरिए पानी दिया जाए तो फिर जो हादसात होते हैं, क्योंकि ये टैंकर्स बड़ी गाड़ियां जब ये चलती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि हादसात भी बहुत ज्यादा शहर कायद में बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी किसी हद तक माम कमी आए, वो भी कमी आएगी। और फिर गलियों में टैंकर का पहुंचना, फिर आगे ये बिल्कुल आपने डेफिनेटली ये बात सही निशानदेही की है, रोड्स भी नहीं सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है वहाँ पे टैंकर्स का चलना। और ये बड़े बड़े टैंकर्स जो हैं इनके खिलाफ भी वैसे ये अच्छा इकदाम है अगर हो जाए, ये बस दावे वादों तक ना रहे, क्योंकि हमने पास में भी देखा इस तरह के बहुत सारे दावे वादे किए गए थे। पानी मैसर होना और साफ पानी मैसर होना ये कराची वालों का यूँ कह लें कि हक है और उनको मिलना
चाहिए और उनके लिए इस तरह के इकदामात बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। वी होप आने वाले दिनों में हो और हम ये फिर आपको ख़बर पहुँचाएँ कि भाई ये चीज़ हो गई है, मंसूबा कामयाब हो गया। चलिए जी, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान की वो अजीम जहानत अरफा करीम रंधावा, जिन्हें दुनिया ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल के तौर पर जाना। अरफा करीम न सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेहतरीन थी बल्कि शायरी और साइंसी इल्म में भी उनकी दिलचस्पी थी। आज उनकी याद में 14 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन उनका नाम और काम आज भी जिंदा है। अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को ज़िला फैसलाबाद में पैदा हुई। महज 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया और आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। उनकी महारत और काबिलियत को देखते हुए बिल गेट्स ने उन्हें अमेरिका मदऊ किया और माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स का खुसूसी दौरा भी करवाया। अरफा करीम ने कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद आलमी एहसासात अपने नाम किए। 22 दिसंबर 2011 को उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा और तबीयत बिगड़ने पर लाहौर के CMH अस्पताल में दाखिल किया गया। कोमे की हालत में वो रहीं और 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गई। उनकी जिंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखा। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद में पैदा हुई। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एहसास हासिल किया। इलावा उन्होंने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने हासिल किया। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट के खालिक बिल गेट्स ने अरफा करीम से खुसूसी मुलाकात की और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सन्नत दी। माइक्रोसॉफ्ट ने बार्सिलोना में मुनक्किदा 2006 की टेक्निकल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 5000 से ज्यादा मंदोबीन में से पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को मदऊ किया गया था। अरफा को 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ने पर लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो कुछ रोज कोमे में रहने के बाद 14 जनवरी 2012 को खालिके हकीकी से जा मिली। उनकी लाजवाल काविश की बिना पर उन्हें फातिमा जिना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुताद्दद एजाज़ात से नवाजा गया। जनवरी 2012 में उनके नाम पर डाक का यादगारी टिकट जारी करने की मंजूरी दी गई, जबकि पंजाब हुकूमत ने उनके नाम से लाहौर में अरफा करीम IT टावर भी तामीर किया है। अरफा करीम रंधावा आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन वो न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की तारीख बल्कि हमारे दिलों में भी जिंदा हैं। नाजरीन, अरफा करीम की जिंदगी पर यह खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम में वक्त पर ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दांतों के हवाले से। और दांतों की जो सेहत है वो सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट तक महदूद नहीं है, बल्कि मजमूई सेहत का एक अहम हिस्सा है। और अक्सर लोग दांतों के मसाइल को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा मसूड़ों से खून आना, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांत पीले हो जाना और हसासियत की सूरत में ये मसाइल सामने आते हैं। तो आज के जनाब खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि दांतों की आम बीमारियां कौन सी हैं, किस वजह से होती हैं और बरवक्त तशखीस और मौसर इलाज कितना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर रफ़ीक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि हमें अपने दांतों की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, ओवरऑल अपने मुंह की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, दांत गम सब कुछ उसमें आ जाए। और ये जो हम बहुत ज़्यादा दांतों को घिसा रहे होते हैं ना, हम ज़ोर ज़ोर से ब्रश मार के, ये भी बताइएगा ये कितना नुकसानदेह होता है। अच्छा, दांतों की बीमारियों में सबसे जो कॉमन बीमारी है वो इस टाइम हमारे पास गम्स की डिजीज़ है। गम की डिजीज़ जिसमें सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं गम की सरफेस पे। दांतों और गम का जो जंक्शन है उस जगह पे सारा ये बैक्टीरिया डिपॉजिट होता है, और वहाँ पे डिपॉजिट होने के साथ साथ वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है वो सारे के सारे टॉक्सिन बाद में कैविटी क्रिएशन की तरफ जाते हैं। तो हमारी अगर गम हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज गम हेल्थ। उसके बाद हमारे दांतों की हेल्थ उस पर डिपेंडेंट होती है और वो कैविटीज़ भी साथ साथ सेटल डाउन हो जाती हैं। जनरल पॉपुलेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर हम अपनी गम हेल्थ मेंटेन रखें, से दैट अगर मैं ये बात कहूँ
कि हर 6 महीने बाद अपनी एक रूटीन हाइजीन स्केलिंग करवा लें तो हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। सही। अच्छा आमिर साहब, ये विनियर्स क्या होते हैं और किन लोगों को लगवाने चाहिए? विनियर्स जो हैं ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। विनियर्स ये हर दांत ऐसा जो टूटा हुआ है, जो दांतों के दरमियान में गैप मौजूद है, दांत डिसकलर्ड हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन है। स्टेन 2 तरह के होते हैं, एक दांतों के बाहर की सरफेस पे लगा होता है और एक दांतों की बनावट के अंदर ही होता है, जिसे हम फ्लोरोसिस का वर्ड यूज़ करते हैं या टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। दांत पीले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा उन स्टेन्स की वजह से, और वो वाइटनिंग के साथ या स्केलिंग के साथ ब्राइट नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम वेनियर्स कहते हैं। वेनियर्स आर आउटर शेल, जिस तरह नेल आर्ट होता है इस तरह दांतों की सरफेस पे आउटर सरफेस पे एक बहुत बारीक सी लेयर अटैच कर दी जाती है। एंड इट कैन इम्प्रूव द कलर ऑफ द टीथ, इट कैन इम्प्रूव द शेड ऑफ द टीथ, इट कैन इम्प्रूव द शेप ऑफ द टूथ। ठीक है। और हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जितनी सारी, हमारे जो बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर्स हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। हॉलीवुड स्माइल एक नाम यूज़ हुआ है हर जगह। तो स्माइल इज़ जस्ट टू इम्प्रूव योर स्माइल, स्माइल मेकओवर में, और वो सारे के सारे आपके बहुत प्लेजेंट फीलिंग और अट्रैक्टिव फीलिंग बना देते हैं। किसी ऐसी पर्सनैलिटी का आप नाम भी देना चाहेंगे जिनका आपने हमें भी पता चल सके ये प्रोसीजर किया हो आपने? आप गूगल करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। रोनाल्डो की हैं, टॉम क्रूज की हैं, हमारे पाकिस्तान में अगर आप आ जाएं तो महविश हयात के हैं, इन सब के, एवरीबॉडी हैज डन। और ये पता लग जाता है कि ये हुआ हुआ है? नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनियर्स, एक नेचुरल हैं, ठीक है, और एक बहुत ज्यादा वाइटर कलर के। जो वाइटर हैं वो थोड़े से फेक लुक देते हैं। जो नेचुरल कलर्स हैं हमारे पास हर आप कह लें कि रेस के कुछ नेचुरल शेड्स हैं, A1 A2 इस तरह के, तो वो अगर नेचुरल शेड्स में रहें तो वो पता नहीं चलते, और अगर थोड़े से हम ज़्यादा वाइट शेड में चले जाएं तो वो प्रोमिनेंट हो अच्छा, जिस तरह से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, इसी तरह से मसूड़े भी आपके थोड़े से लूज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और दांतों की ग्रिप भी जो है वो भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। ये एजिंग का हिस्सा है या उससे पहले भी आपको यंग एज में भी हो सकता है? बिल्कुल, एजिंग इज अ फैक्टर, लेकिन अगर कंट्रोल किया जाए तो एज इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं डालती हमारे गम्स पे। ज्यादा इम्पैक्ट है नंबर 1 जो मैंने शुरू में बात की, वो जो टार्टर जमा हो रहा है वो गम्स के अंदर डिजीज कॉज करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गम इन्फ्लेम होके बोन नीचे जाना शुरू हो जाती है और गम दूर होना शुरू हो जाता है। इन कोनों खदरों की सफाई जो है वो ब्रश से नहीं हो सकती, ब्रश स्केलिंग से होगी। ये 6 माह बाद, 6 मंथ्स के बाद आप जाएं और एक दफा दिखा लें तो थिंग्स विल गेट ऑन द इम्प्रूव। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारी मेडिकल हेल्थ है। अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के साथ साथ ये कॉमन देखा गया है कि बोन डिजीज़ जल्दी से प्रोग्रेस करती है। यानी कि अगर डिपॉजिट्स उधर हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो बोन कैन गो डाउन एट अ मच फास्टर रेट। तो हमें वो ज़रा थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए, अपनी मेडिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें और साथ साथ अपने डेंटिस्ट से 6 मंथ्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो दांतों में पीलापन होता है ये किन वजूहात की बिना पर होता है? ट्रीटमेंट्स के अलावा भी नेचुरली हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि इनको प्रोटेक्ट रख सकें और वाइट रख सकें? अच्छा, ये हर कॉमन बंदे का अब सवाल है। अच्छा, दांतों का पीलापन हम सबको तंग करता है, लेकिन इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो सारे फैक्टर्स और वो सारे फूड और ड्रिंक्स जिनके अंदर कलरिंग एजेंट्स हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में केयरफुल हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने एसिडिक ड्रिंक्स हैं, जितने खाने हैं जिसमें हल्दी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, हम उससे मना नहीं करते, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप उसे न्यूट्रलाइज ज़रूर करें। न्यूट्रलाइज का मतलब ये है क्लीन कर लें, मतलब ब्रश अगर नहीं कर सकते तो प्लेन वाटर से रिंस कर लें। अब कॉफ़ी और चाय एक ऐसा कॉमन चीज़ है, इवन स्मोकिंग भी, जिसको जब आप इनटेक करते हैं तो उसके स्टेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत हमारी हैबिट है, हम दिन में 4-4, 5-5, और स्पेशली आप लोग जैसे यू हैव टू वर्क अ लॉट, तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं काम के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे न्यूट्रलाइज करते रहें, अदरवाइज वो जो है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आजकल हम देखते हैं कि अकल दाढ़ हर कोई निकलवा रहा होता है, ये इसका भी बता दें क्या किरदार है? ये इतनी सी तो रह गई थी अकल, वो भी वो जरूरी है निकलवाना या ना भी निकलवाएं तो ठीक है? उज़ैर, वैसे आपकी आ गई है? मेरी चेक करवाता हूँ अभी मैं बाद में। मेरी अभी तक अकल दाढ़ नहीं आई। अकल दाढ़ नहीं आई? अच्छा, इसलिए अकल भी जस्टिफाइड है।
अच्छा, ये इसका नाम ही बड़ा अच्छा रखा हुआ है, अकलदार, और हर बंदा इसे अकल से लिंक करता है। उसकी वजह ये है कि ये उस एज ग्रुप में आती है जब हमारी मेच्योरिटी थोड़ी सी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। से दैट 18-19 प्लस, तो जिनकी नहीं आई we do have a question for that। वैसे ये मसला है अगर जिसकी आ ही नहीं रही है तो बस अब क्या कह सकते हैं। उनकी यानी कि दिमाग में है। डिस्टर्ब करती है आपको खाने के दौरान, या आपको ये निकलवाना ज़रूरी है, या ना निकलवाएं तो भी काम चल सकता है? अच्छा, हम सब ने डेवलपमेंटल थेरीज पढ़ी हुई हैं, डार्विन की थेरी है, और इस तरह हम बिलीव तो उस पर नहीं करते एज ए मुस्लिम, और लेकिन थोड़ी सी मैं उस पर कर लूँ। हमारी जो चीज़, जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो डेवलप हो जाती है, इट्स अ कॉमन फैक्टर। जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल डेवलपमेंट बेहतर हो जाती है। इसी तरह हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे जो फोर फादर्स थे उनके खाने पीने के हैबिट फ़र्क थे। वो सख्त चीज़ें खाते थे, रॉ या आप कह लें देसी चीज़ें या कच्ची सब्जियां और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें जॉ का साइज़ चेंज था। उसमें हमारी ये जो हड्डी है, ये जो बोन है जिसे हम लोअर जॉ कहते हैं या मैंडिबल कहते हैं, इसी तरह अपर को मैक्सिला कहते हैं, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था। अब हमारे दांत उतने ही नंबर के हैं जितने हमारे फोर फादर्स के थे। 32 दांत उनके थे, 32 ही हमारे हैं, लेकिन हमारी हैबिट्स की वजह से जॉ साइज छोटा हो गया। अब जब जॉ साइज छोटा हुआ है, दांत वहाँ अकोमोडेट नहीं हो सकते, तो मोस्टली अकलदाड़ क्योंकि सबसे एंड पे आती है, 18-19 साल पे आना शुरू होती है प्लस माइनस, तो उसके आने की जगह नहीं है, तो वो अंदर ही रह जाती है या किसी ऐसी पोजीशन पे निकलती है कि वो आधी बाहर है या टेढ़ी निकल आई है, या तो वो अंदर की तरफ भी या अंदर की ग्रो कर जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही। तो वो हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। वो वहाँ पे गम इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, वहाँ पे खाना फंसता है, कैविटी शुरू हो जाती है। तो उन ट्रबल्स की वजह से वी हैव टू गेट रेड ऑफ इट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जॉ ग्रोथ के साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि बच्चों के दांत भी टेढ़े ज़्यादा हो गए, वो भी अगेन वही फैक्टर, ब्रेसेस लगवाए हुए छोटे छोटे बच्चों, बिल्कुल ऐसी। उसकी भी वजह यह है कि हमारा जॉ साइज छोटा है और दांत उधर अकोमोडेट नहीं हो सक रहे सीधे, तो उनको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। वरना कहते हैं कि बच्चा जी कैंडीज बहुत खा रहा है, टॉफीज बहुत ज्यादा खा रहा है, मीठा खाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दीज आर कैविटीज। ये जो आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं इसकी वजह से कैविटीज आएंगी, ठीक है। लेकिन अंगूठा चूसने से, ठीक है, पेसिफायर बहुत ज्यादा यूज करने से चूसनी, जिसे दांत आगे निकल जाते हैं, दांत आगे निकल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ अभी जो मैंने कहा कि जॉ साइज चेंज, मिल्की टूथ या दूध के दांत ना जल्दी गिरने से, ठीक है, क्योंकि हम हार्ड डाइट नहीं ले रहे तो वो दांत ज्यादा देर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में बड़े हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पेसिफायर आए हुए हैं जो कि यूज करवाते हैं पेरेंट्स भी बच्चों को, और पेरेंट्स भी जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं कि चलो खामोश तो है ना, थोड़ी देर तंग नहीं कर रहा। तो ये जो दांत आगे निकल जाते हैं, इन्हें फिर वापस अपनी जगह पर लाना, ये कितना थोड़ा सा मुश्किल होता है? ये ट्रीटमेंट क्या है, और क्या वो अपनी जगह पे वापस आ भी जाते हैं या नहीं? बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। हम रूटीन में कहते हैं 1 से 2 साल दरमियान का वक्फा होता है जिसमें जो हमें ब्रेसेस लगा के रखने पड़ते हैं। नाउ देयर आर ब्रेसेस एंड देयर आर अलाइनर्स। अलाइनर्स एक लेटेस्ट मोडेलिटी है, वो नजर नहीं आते मेटल के उस तरह के, जिस तरह तारें लगी होती हैं और बच्चों के मेटल के ब्रेसेस लगे होते हैं, तो अलाइनर्स एक क्लियर किस्म की फॉर्म है, तो वो लगा दिए जाए तो उसमें जरा जल्दी रिकवरी हो जाती है और सोशली एक्सेप्टेबल है। तो हम रफली अगर टाइम ड्यूरेशन रखें तो 1 साल से 2 साल के दरमियान ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, और इसमें आपको जरा फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है। कॉस्ट क्या आती है इसकी? कॉस्ट डिफरेंट है, 100,000 से लेके 300,000 तक, डिपेंडिंग ऑन के क्या सिचुएशन क्या है और कितनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली क्योंकि टाइम कम है और हमें जानना बहुत ज़्यादा है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ओवरऑल जो हम देखते हैं ओरल जो हाइजीन होती है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ ब्रश कर लेना, मुंह की सफाई नहीं है, बदबू दूर होगी तो दैट्स इट। अच्छा, इसे अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, मैंने पहले गम हेल्थ की तो बात की, अब हमारी मेडिकल हेल्थ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी मैं उस पॉइंट पे करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है वो ज़रा ज़्यादा बात को एम्फोसाइज कर देगा। हमारे ये बहुत रूटीन में देखा गया है कि हार्ट डिजीज़ आर लिंक टू द ओरल हाइजीन एज वेल। यहाँ वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हार्ट के अंदर जाके क्लॉग बना देते हैं, जो हार्ट डिजीज़ में, हार्ट अटैक में इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। उन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए अगर हमारा मुंह हेल्दी होगा तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। सही। एक और डिजीज़ है जिसे डायमेंशिया या अल्जाइमर्स कहते हैं, लोग भूलने की बीमारी, उसमें भी ये देखा गया है कि ऐसे बैक्टीरिया जो गम के अंदर मौजूद हैं वो ब्रेन बैरियर क्रॉस करके
और वहाँ पे जाके कुछ उनकी तादाद ज़्यादा पाई गई है ऐसे मरीज़ों में जिनमें ये अल्जाइमर्स की डिजीज़ आती है। तो हार्ट डिजीज़ से भी लिंक्ड है ये अल्जाइमर से भी लिंक्ड है, ये स्टोमक इशू से भी लिंक है, ये हमारे लंग्स के साथ और फिर भी ये लिंक है। जरूरी नहीं कि आपकी हाइजीन का प्रॉब्लम हो, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे होते हैं उनसे भी एक स्मेल जी, आ रही बिल्कुल, होती है और बिल्कुल वो- ऐसे, उनको बिल्कुल प्रिस्क्राइब की होती है डॉक्टर ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जी हमें अपने ओरल ख्याल रखना है, वो ज़्यादा बेहद ख्याल जरूरी रखना है है, क्योंकि आपका एक बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी का इमेज पड़ सकता है या फिर बुरा पड़ सकता है तो आपको ख्याल रखना चाहिए। और आपको अगर देखा जाए तो 6 महीने बाद स्केलिंग जो है वो जरूर और करवानी चाहिए देखिए ताकि स्माइल करना भी अच्छा ज्यादा लगता है। मसले ना आप घुट घुट के स्माइल नहीं करते, दांत हाँ, दबा दबा खुल के खुल के स्माइल करते हैं। अगर आपके दांत खूबसूरत हो, अच्छे हो, साफ सुथरे हो, तो दांतों की सफाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी ओवरऑल आपकी पूरी देख लें फेस की सफाई है या पूरी बॉडी की सफाई। दांतों को भी उसी तरह कंसीडर करें। और इस मैसेज के साथ मेरे ख्याल से ब्रेक लेना ही बनता है। बहुत अच्छी बातें होगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की कामयाबियों की। और पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी खेलों के मंजरनामे पर अपनी मौजूदगी का भरपूर और बावकार एहसास दिलाया है। घुड़सवारी के बैनुल-अक़वामी मैदान में मुस्तकिल मिजाजी, आला महारत और पेशा वराना मयार का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने एक मरतबा फिर तारीख रकम कर दी है। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की जानिब से जारी करदा ताज़ा इवेंटिंग रैंकिंग के मुताबिक उस्मान खान ने मिडल ईस्ट और अफ्रीका जोन में दोबारा नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है बल्कि आलमी घुड़सवारी में मुल्क के उभरते हुए मकाम, मजबूत तैयारी और बैनुल-अक़वामी एतमाद की भी वाज़ेह अक्कास है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस तारीखी कामयाबी के मेहमान पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान साहब। उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, सुबह बखैर। और हमने, मुझे लगता है लास्ट टाइम जो आपको बेस्ट विशेस दे के भेजा था वो काम आई है। आपकी दुआएं लग रही हैं। दुआएं लग गई हमारी। आप फिर से माशाल्लाह नंबर 1 है। क्या कर रहे हैं, इतना मेंटेन किया हुआ है आपने अपनी पोजीशन। या आपने इसलिए नंबर 1 पर आए कि दोबारा मैंने शो में जाना। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। बस वी बीन ट्रेनिंग, हमारे लिए रैंकिंग हैज बीन देयर 2019, 20 और 21 में भी। सो आई थिंक जो 2025 का साल था हमारे सीजन वेंट वेरी वेल। वी डिड नॉट ड्रॉप अ सिंगल रेल, which is incredible for any rider at international level. और इनफैक्ट 12 महीने, पिछले 16 महीने में FEI लेवल के ऊपर हमने कोई रेल नहीं गिराई। तो द क्रेडिट गोज टू द हॉर्स। मैं तो सिर्फ बैठ के सीट बेल्ट बांध के आई ट्राई टू स्टे ऑन, बट आई थिंक पाकिस्तान हैज डन रियली वेल और वी बीन कंपेटिटिव। ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं कि मेरा कोई किरदार नहीं, घोड़े का ही किरदार है। घोड़े का आपका बहुत ज्यादा किरदार है। आपने इतनी एफर्ट्स भी तो की हैं। वो अब वो अगेन हम वैसे पहले भी जान चुके हैं, दोबारा आपकी ट्रेनिंग के हवाले से जानेंगे क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं, नर्व्स पे कितना काबू करना होता है जब घोड़ा आप राइड कर रहे हैं। तो अच्छा, क्या वो ये नर्व्स इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि हम जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लेना नर्व्स को कंट्रोल करने की, जब मैदान में जाना होता है ना शो जंपिंग में, जब पैनिक होना तो हार्ट मर्मरिंग शुरू हो जाती है और एंजाइटी किक्स इन, क्योंकि एंजाइटी इज ऑलवेज अबाउट कि क्या शायद रेल गिरे या शायद रेल ना गिरे। सो आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू, बट आई थिंक राइडिंग इन फ्रंट ऑफ बिग क्राउड्स डज हेल्प। अगर आप सिर्फ घर में चलाएंगे ना घोड़ा और फिर बिग क्राउड में जाएंगे तो फिर उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। सो द मोर यू राइड द बेटर इट इज। अच्छा उस्मान, अगर हम देखें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में टॉप रैंक हासिल करना आलमी चैंपियनशिप्स के लिए किस हद तक फैसला कुन साबित होता है, कितना बेनिफिशियल होता है, आपको कोई डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, क्या फायदे होते हैं? I think to give you a context why this is a significant thing for us for Pakistan, Sure. हमारे इस ग्रुप के अंदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। आप सबको पता है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, देखो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बजट इस एलोकेट, उनके घोड़ों की कीमतें भी 10, 8, 12, 15 करोड़ के करीब हैं एक एक घोड़े की कीमत। सो दे कम इन विद 15, 20 घोड़े, 6, 7 राइडर्स। Pakistan goes with one horse, one rider, no funding, and Alhamdulillah we are number 1. तो आप सोचें कि if we are backed up by inshallah the government of Pakistan, inshallah by the government of Pakistan, we can be at the next level. So फिलहाल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसके साथ लड़ रहे हैं। रिसोर्सेज आपको देगी क्योंकि हम नॉक कर रहे हैं बार बार। हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान, वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है कि फंडिंग भी नहीं है, एक ही घोड़ा, एक ही घुड़सवार और जीत के भी आ जाना माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है ये। इसके पीछे ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा, नर्व्स की तो हमने बात कर ली, जिस्मानी ट्रेनिंग और घोड़े की ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के हवाले से भी हमें बताएं। जिस्मानी ट्रेनिंग में उज़ैर से इम्प्रेस्ड हूँ। इमरान इज क्वाइट वेरी
फिट पर्सन। आप सही। लोग शायद देखे नहीं, टीवी पे नजर नहीं आता। अच्छा, He's a ये very- आते हैं आपके पास ट्रेनिंग देने? हम जिम में है, ये इकट्ठे तो मुझे वर्कआउट आज करते हैं इंतशाफ- माशाल्लाह। हाँ हाँ, और मेरे कोच हैं, देखें सही, माशाल्लाह सही। बहुत, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप मेरे बहुत बुजुर्ग fit हो हैं। गए हैं वहाँ नहीं, से। मैं चली जाऊँ, इतना झूठ बोलने का कौन सा सवाब मिल रहा है आप दोनों को? No, he's very fit, mashallah, for an anchor, which is very nice. जबरदस्त, और but we have the same routine. सुबह शाम जिम, घोड़ों की भी इसी तरह सुबह शाम ट्रेनिंग. So that is the pattern we follow. और उसी तरह की डाइट है. डाइट पे हमारा कोई नहीं है. ज़्यादातर जिम गोअर्स होते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर फोकस करते हैं. मेरा ज़रा नेचुरल खुराक पे होता है. अभी मैं सिकरदू से आया हूँ, -27 से, and we were training there and we were eating trout. So like उनको ऑर्डर किया, वो दरियाई से ट्राउट लेके आते हैं और वो तो फिर प्रोटीन खाने की जरूरत ही नहीं. ठंडे पानी की आपने मछली खा ली है तो प्रोटीन खाने की क्या जरूरत है? यानी कि आप भी देसी खुराक के खाते हैं? ओ देसी जो, वाह, खुराक, वाह, बिरयानी जबरदस्त। बिरयानी थे। अच्छा, जब इधर आते हैं पाकिस्तान में, वैसे तो आप ज्यादा बाहर होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कुछ चीट हो जाता है, कोई बिरयानी खा ली, कोई इस तरह की और चीजें खा ली आपने? आई थिंक बिरयानी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड मेरे लिए. और सिकरदू में अगर आप जाएं तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राउट खाएं. और चिकन कढ़ाई तो लोग खाते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन आई थिंक फॉर मी इट्स ऑलवेज अ चीट few weeks in मैं भी Pakistan. ट्राउट का फैन हूँ, लेकिन मुझे फामी दस्तयाब हुई है सवाल में दरिया की, जो पता नहीं थी या नहीं थी. अच्छा उस्मान, अब हमें ये बताएं कि अगले आपके टारगेट क्या हैं और कौन सी चैंपियनशिप आ रही है जिस पे आपकी नजर है, और उसके लिए क्या तैयारी तो एज यू मेंशन कि हम क्वालिफाई करके पिछली बार जब मिले थे एशियन गेम्स के लिए जी. सो व्हाट वी आर सेइंग इज वी नॉकिंग ऑन द डोर्स की रिक्वेस्ट है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, प्लीज हेल्प अस आउट. वी आर नॉट गुड, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और वी हैव क्वालिफाइड फॉर द एशियन गेम्स. हमारी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ट्रिप है ब्रसल से नारिता जापान का, घोड़े का वो $60-70 का है टिकट. इसमें मेरी जेब में पैसे नहीं जा रहे, वो सीधा जो एयरलाइंस फ्लाई करेगी घोड़े को उसको जाएंगे पैसे. सो इफ़ वी कैन गो देयर, पाकिस्तान के लिए पहली बार अपॉर्चुनिटी होगी कि इस लेवल पे आ जाए. और ये अपॉर्चुनिटी बाकियों के लिए भी है, क्योंकि इफ़ वी आर कंपीटिंग एट दिस लेवल एंड बीइंग कंपेटिटिव, तो बाकी एथलीट्स जो राइडर्स हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा. सो आई थिंक एशियन गेम्स 2026 सितंबर इज आवर गोल. दुआ करें कि हम वहाँ इंशाल्लाह पहुँचे. वहाँ पहुँचना ही हमारे लिए मेडल है कि आप जीत के भी आएंगे. फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए. महंगा खेल है, महंगा खेल है और खर्चा खर्चा होता है. यकीनन ये सारी मुश्किलात तो आपने बताई. और क्या क्या दुश्वारियां हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, पाकिस्तानी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह जीत के आते हैं. गोज़ फॉर ऑल पाकिस्तानी एथलीट्स. ये इनक्रेडिबल है कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ बाकी खिलाड़ी या माई सेल्फ ट्राई टू डू आवर बेस्ट. बट बात हो रही थी कि वंस यू वेयर ए ग्रीन जैकेट, वो 19-20 का फ़र्क नहीं रहता. वी आर एट द नेक्स्ट लेवल. सो इंशाल्लाह. अच्छा उस्मान, आप हमें ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी एक, लाहौर में भी एक इवेंट होने वाला है, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा. आप तो मेरा ख्याल चीफ गेस्ट होंगे वहाँ पे. नहीं, मैं चीफ गेस्ट नहीं, परफॉर्म नहीं हम करता देख सकेंगे. नहीं, आई होप कि आई कैन परफॉर्म पाकिस्तान में. इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग और जो मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान आर्मी का स्कूल है लाहौर से, वहाँ से मैंने सीखी थी बिफोर आई वेंट अब्रॉड. सो आई वांट टू गिव बैक टू द पीपल. और आई एम ट्राइंग एज वी स्पीक, यू नो, आई एम गोइंग बैक टू द रेंजर्स हेडक्वार्टर्स. आपको इंशाल्लाह सून वाइस चेयरमैन खुद अनाउंस करेंगे कि व्हाट वी आर डूइंग एट द शो जंपिंग लेवल, व्हिच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. पाकिस्तान आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम will go on a way which has never been done before. So let that moment come and we will invite you inshallah. And because जिस लेवल पे अब हम डेकोरेट कर रहे हैं, फ्रेम्स बना रहे हैं शो जंपिंग के, it will be a launching pad for lot of upcoming riders for Pakistan inshallah. अच्छा उस्मान, हमने देखा है जो घुड़सवार होते हैं उनका कोई ना कोई एक फेवरेट घोड़ा भी होता है और उसका कोई निकनेम भी होता है. आपके दिल के करीब कोई ऐसा घोड़ा और बचपन से आप उसको देख रहे हो, आपने निकनेम भी रखा हो? I think मैं अभी सिकरदू में था and I love the local people of सिकरदू. मैं उनको ये बता रहा था कि मेरे जितने घोड़े हैं आज तक मैंने लिए हैं, ट्रेन किए, उनके नाम पाकिस्तान के इलाके. एग्जाम्पल के तौर पे आज़ाद कश्मीर ने टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया. गिलगित बल्तिस्तान मुझे 3 स्टार पे लेकर गया. खैबर पख्तूनख्वा 2 स्टार पे मुझे लेकर गया, 1 स्टार पे. अल बुराक मुझे ओलंपिक लेवल पे लेकर गया. तो मेरे घोड़ों के नाम बिजली, अमरूद, दरख्त नहीं है. उनका पाकिस्तान से हाँ जी, मेरे इलाकों से ताल्लुक है उन घोड़ों का. अच्छा उस्मान, अब आपने ये तो इंतखाबी निशान होते हैं ना, जो वही कह रही हूँ ना, इसी अब आपने बात कर दी, बिजली की बात कर दी है, तो हमें ये बताइएगा कि आर्मी के बाद हम देखते हैं कि वापडा बहुत सपोर्ट करता है एथलीट्स को, प्लेयर्स को.
आप क्या समझते हैं कितना इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, इदारा जाती सतह पर सपोर्ट करना चाहिए? जो ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन वो कुछ और गेम्स में कर रहे हैं, स्पेसिफिक गेम्स हैं जिनमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी कोई आर्मी के अलावा इदारा है जिसकी कोई टीम है, कोई प्लेयर है जिनको सपोर्ट किया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, फ़ौज का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बताया 80s के अंदर मेरे लाहौर राइडिंग स्कूल था, पंजाब रेंजर्स का अपना राइडिंग स्कूल है, इस तरह JPF में भी है, जो जिना पोलो क्लब है उधर भी है, वहाँ पिछले दिनों चीफ भी आए हुए थे। सो आर्मी ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दी अपकमिंग राइडर्स, सिविल हो या आर्मी ऑफिसर्स या सिविलियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल के हो, उनकी फैमिलीज के लिए बना हुआ है। मैं उसका एक आउटपुट हूँ बेसिकली। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, बट माय बेसिक ट्रेनिंग वाज प्रोवाइडेड एट द आर्मी कैंप। अगर वो शायद कैंप ना होता 80s के अंदर तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता। हम उस्मान यही चाह रहे हैं कि आपकी तरह के और लोग भी सामने आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या तजवीज़ देंगे कि बाकी जो इदारे हैं बड़े, वापडा है और भी इस तरह के इदारे हैं, उन्हें कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस काम? देखिए, वापडा है, प्राइवेट सेक्टर राइडिंग स्कूल्स अब खुल चुके हैं। ये उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ और अभी भी बहुत एक्सपैंड कर चुका है। आई थिंक अगर आप इसके अंदर डालेंगे, जितना आप इसमें गुड़ डालेंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। अगर फौज ने गुड़ डाला है अपने राइडिंग स्कूल्स में, आई एम द आउटपुट ऑफ दैट गुड़, जिस तरह भी उसे कह लो। सो आई थिंक वापडा करे या यूनिवर्सिटीज़ करें, और बहरिया टाउन भी है, राइडिंग स्कूल है, उन्होंने भी खोला हुआ है, इस्लामाबाद में भी खोला हुआ है, पोलो ग्राउंड्स है, एवरीवन इज डूइंग देयर ओन थिंग। सो आई थिंक द इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी विल हैज कम टुगेदर। देयर इज अ लॉन्चिंग पैड फॉर एवरीवन, इंशाल्लाह विद मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। मेरे से ज़्यादा लोग कम अरसे में पहुंचेंगे ओलंपिक्स। अच्छा उस्मान, लास्ट टाइम भी आपने कहा था ये बहुत महंगा शौक है, वो लोग जो ये शौक पूरा नहीं कर सकते लेकिन ख्वाब रखते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? वो बस ख्वाब ही देखते। मैं कह रहा था बिरयानी खाएं। बिरयानी खाएं। आप ये भी कह सकते थे शादी की बग्गी। शादी की बग्गी। देखिए, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैं किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया में पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा था और जो मेरे कंपेटिटर्स थे $6 एन आवर। सो और जो मैं ट्रैक पे जाता था, राइड करता था, मुझे $7 पर आवर के लिहाज से मिलता था। सो अगर मैं उस ज़माने में ख्वाब सोच रहा हूँ ओलंपिक्स में जाने का या क्वालिफिकेशन हासिल करने का, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में ले लें। हमारे पीछे कोई वडेरे वाली ज़मीनें नहीं है। आई बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली, उनकी एक इनकम होती है, उस लिहाज से उसी में हमने चलना होता है। सो व्हाटएवर आई डिड वाज आफ्टरवर्ड। सो ये जो एक्सक्यूज़ आ जाती है कि वसाइल कम है, सो आई थिंक मैंने 9 to 5 काम किया, कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ट्रैवल द वर्ल्ड। सो एंड देन वी केम टू अ लेवल जहाँ हमें शुरू में $30,000 का अच्छा खासा घोड़ा लगता है, अब लाखों में हमारे घोड़ों की प्राइसेस है। एक जर्नी है, तो उसके पीछे एक सफ़र है। तो आई थिंक वो मैं पहले कह रहा था कि द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो हैज़ गॉट 3 phases, आई एम पॉसिबल। तो अगर आप चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट इट एज बैड एज यू वांट ब्रीथ, then it is possible इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपको बड़ा खूबसूरत उस्मान आपने मैसेज दिया है नौजवानों के लिए कि जो कुछ करना चाहते हैं तो आप वसाइल का रोना बाद में भी रो सकते हैं, लेकिन आप पहले स्टार्ट तो करें। आप पहले जितना आपसे हो सकता है आप उतना कंट्रीब्यूट तो करें। और उस्मान साहब, आप तो बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल मिसाल हैं ही हमारे सामने, और आज आपने कुछ राजों से भी पर्दा उठाया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक बार फिर से हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, जना भी जाएं, छा जाएं, पाकिस्तान का नाम आप रोशन करें और दोबारा मुकाबला जीत के आए, फिर दोबारा शो में आए, हम आपको इसी तरह बुलाते रहे। गुड लक वाला सीन, गुड लक वाला सीन है वाकई। ये जैसे उन्होंने कहा ना कि उनके घोड़ों के नाम भी एंड पे हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जनाब इस मैदान में भी थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए और यहाँ पे भी आप सपोर्ट करें प्लेयर्स को, ताकि जनाब अगर कंपटीशन के अंदर है तो उन्हें यही सोचना आती रहे, वो कैलकुलेटर ही उनके माइंड में चलता रहे कि इतने पैसे मेरे लगे। उन बेचारों ने परफॉर्म क्या करना है फिर वहाँ पे। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। सुबह घर से निकलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन कराची वालों को तो अब साथ में डंडा रखने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शहर कायद में आवारा कुत्तों की दहशत ने कर्फ्यू जैसा समा पैदा कर दिया है और सिर्फ जनवरी के पहले हफ्ते में ही 800 अफराद को काटा गया है। अफसोसनाक बात यह कि सिंध हुकूमत ने 2022 में रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के नाम पर जो करोड़ों रुपए मुख्तस किए थे, उनकी अफादियत कहीं नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने कुत्तों को फायरिंग और जहर देकर मारने के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और मुतालिका इदारों से जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रिहायशी इलाकों में फायरिंग और जहरीली अशिया का इस्तेमाल ख़तरे से खाली नहीं। और आज इसी खुसूसी सेगमेंट में हम इस मौजू पर बात करेंगे।
तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा के साथ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अल्तमश सईद से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुत्तों से इंसानी जानों को महफूज बनाना कैसे मुमकिन है। तो दोनों मेहमानों को सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। जनवरी के पहले एक हफ्ते में 800 से ज़ायद कुत्ते के काटने के वाक़यात हुए हैं, क्या ये इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझने की ये है कि ये मसला एक दिन का नहीं है और ना ये मसला एक दिन में पैदा हुआ है। तो जो मसला एक दिन में पैदा नहीं हुआ, अगर हम ये समझते हैं कि वो एक दिन में हल कर दिया जाए तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर देखिए, कुत्तों का बढ़ना सबसे पहले ये इसको रोकना है। बिल्कुल जो आपकी इसमें अभी बताया गया कि 800, तो वो जो 800 केसेस थे, हर हॉस्पिटल्स में उसकी वैक्सीन्स मौजूद हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि सीएम साहब ने रिसेंटली इसके ऊपर एक मीटिंग कॉल की काबीना की, जिसमें मेयर साहब को भी तलब किया गया, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को भी तलब किया गया, और जो जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया उस प्रोग्राम के ऊपर उसी प्रोग्राम के टारगेट के ऊपर फॉलो अप लिया गया और काफ़ी हद तक सिंध हुकूमत और केएमसी मिलकर उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। लेकिन वही बात है कि ये शहर इस वक्त एक माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद रखता है अवाम की, तो एकदम चीज़ों को बेहतर करने में वक्त लगेगा और ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसी के साथ साथ सिंध हुकूमत हो, केएमसी हो, हम बिल्कुल भी इस चीज़ के हक में नहीं है कि जानवर को, जो बेजुबान जानवर है, उसको कोई फायरिंग करके मारा जाए या उसको जो है किसी इस तरीके से, वैक्सीन एक इसका हल है और उसी के तरीके से ही इसको खत्म किया जाएगा। और हम अपने टारगेट पर खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस मसले का हल होगा। अच्छा, वैसे ये भी बता दें कि आपका टारगेट क्या है और आप जो कह रही हैं कि हमने टारगेट अचीव किया है, वो क्या है? देखिए, हजारों जो है कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई है, हजारों कुत्तों को। तो मैं समझती हूँ कि ये 2022 में आप जानते हैं कि फिर एक कोविड की सिचुएशन भी उससे पहले रही थी और आलमी सतह पर थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स थे कि आपको वैक्सीन जो हमने डिमांड की थी वो आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये वैक्सीन हमें पाकिस्तान से तो नहीं मिलती है, ये आप बाहर से, चीन से, जापान से आप इस वैक्सीन को मंगाते हैं। लेकिन हमने दोबारा से इस वैक्सीन की डिमांड बढ़ाई है ताकि ये हर हॉस्पिटल्स में आसानी से मौजूद हो। अल्तमश साहब, आपकी जानिब आएंगे, साथ ही रहिएगा। अकरबा साहिबा, जानवरों के हुकूक की बात करें अगर, तो हुकूक की तंजीमों को कुत्तों को तल्फ करने बारे हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ कहाँ है, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम अज्यूमिंग ये सवाल मेरे लिए है। जी आप। माय अपॉलजीज, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा मेरा वीक है। हमारा मेन इशू इस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन साइड ऑफ थिंग्स पे है। देखें, ये सिर्फ जानवरों का इशू नहीं है। हम एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे सीनियर स्पोक्स पर्सन साहिबा ने बात की, इसका सलूशन निकल सकता है। ये सिर्फ एनिमल वेलफेयर का इशू है नहीं। रेबीज कंट्रोल जो है एक साइंटिफिक पॉलिसी के थ्रू ही मैनेज हो सकता है। आप जब अगर 80 साल से जो है उनकी तल्फ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, आपका पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी वजह से बेसिकली सोसाइटी जो है वो ये समझती है कि अगर आप तल्फ करते हैं तो प्रॉब्लम फिक्स होगा। पहला मसला ये है। क्योंकि पेरेंट्स को और बच्चों को आगाही नहीं दी जाती कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि ट्रीटेबल है। डॉग बाइट्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। उसमें अगर आप साइंटिफिक पॉलिसी की तरफ जाएं, जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडोर्स की है, और सिंध के अलावा पंजाब में भी उस पर कानून बन चुका है, केपी में भी उसका कानून बन चुका है, इस्लामाबाद में भी उसका कानून बन चुका है। सिर्फ बलोचिस्तान में रहता है, जो कि सिर्फ सिंपल ये बात करते हैं कि आपने कुत्तों की नस्बंदी करनी है और उनको वैक्सीनेट करना है। अब मसला ये है कि सिर्फ चंद कुत्तों को वैक्सीनेट करने से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो नहीं सकती। आपको एटलीस्ट एक एरिया में 70% कुत्तों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अगर आप इससे कम करेंगे ओवर पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि जिप कोड्स हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारी लाइंस हैं, कुत्ते ट्रैवल करते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। अगर आपके पास बाउंड्रीज हैं, वेल एंड गुड, वो नॉर्मली नहीं होती, जिसकी वजह से काफी ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग होती है और डिजीज कैरिंग भी होती है। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा इशू ये है कि रेबीज अगर किसी को होता है,
इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड की जाती है कि ये क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है। इसमें अगर आप वैक्सीन की जो डोजेज है लोगों को दें, उनकी जानें बच सकती हैं। हमारा मेन मकसद एनिमल वेलफेयर से पहले ह्यूमन वेलफेयर है। Exactly. अगर आप गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को रिस्क है उसमें। साथ ही साथ अगर किसी को रेबीज या इस तरह का इशू होता है, मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स पे ये 100% ट्रीटेबल है। ये हमारा मेन इशू है। और अल्तमश साथ बिल्कुल ही अगर ये आप इन दोनों ट्रीटेबल चीज़ों को है, साथ लेकिन रखें- आप वो अंदाज़ा भी तो लगाइए। हमने कुछ ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि ग्रुप की सूरत में कुत्तों ने बच्चों को भंबोर डाला, और फिर उसके अलावा एक जो खौफ है सारी ज़िंदगी वो उनके ज़हनों पर रह जाता है। फिर वो काटने की जो तकलीफ़ है, इन चीज़ों का भी क्या हाल है? जान बचाने के लिए तो चले वैक्सीन मौजूद हैं, वो तो मंगवाई भी जा रही। तो सर उनको तल्फ करने का पॉइंट ठीक है, पर लेकिन मसला ये है कि आप उसके पीछे सारों को तल्फ करना तो निहायत ही साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, और साइंटिफिकली उसमें कोई वैल्यू नहीं है। आप पैसे जाया कर रहे हैं क्योंकि आपने रेबीज तो ट्रीट किया नहीं, ना डॉग बाइट ट्रीट की। आपने वो अगले 5, 6, 7 महीने बाद आपने फिर वही चीज करनी है। कोई ऐसी पॉलिसी जो कि आ चुकी है, उसको अगर आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट सर, करें। आप पॉलिसी की बात कर रहे इशू है नहीं, इंसानी और पॉलिसी आ भी चुकी है, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, इस पर बात कर लेते हैं। अकरबा साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आपके जी। साइंटिफिकली जैसे अल्तमिश ने भी कहा कि इस तरह से हो नहीं सकता, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हम काटने के वाकयात रोकने की बजाय हम ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीन लगनी चाहिए। काटे ही क्यों कुत्ता, पहले तो सवाल ये पैदा होता है। तो जिस तरह से परसेंटेज है, एक हफ्ते में 800 लोग, उस परसेंटेज के हिसाब से तो कुत्तों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, तो इंसानी जानों का ज्यादा हो रहा है, वैक्सीन कम लग रही है। ये पॉलिसी में कैसे फर्क कर सकते हैं आप? फिर ये पॉलिसी सही से तो इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, वो तो इंतजामिया का ही काम है। मुझे देखिए, थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि हमें ये जो मिस इन्फॉर्मेशन अब है इसमें उसको जो clear करने की जरूरत है। जी जी। अगर आप इस पर हम एविडेंस बेस पर बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे रूमर्स हैं, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि कोई एक हफ्ते में 800 जो है केसेस आए हों। ये मैं आपको यहाँ बैठकर मौजूदगी से बता सकती हूँ कि वैक्सीन और जो न्यूट्रिंग उनको किया जा रहा है, इन दोनों पर भरपूर तरीके से काम हो रहा है। और ये देखें, ये भी मैं समझती हूँ अब होना शुरू हुआ है, एक नया तरीके से हो रहा है कि कोर्ट्स, इसमें हॉस्पिटल्स में केसेस जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले तो केसेस भी रिपोर्ट नहीं होते थे। केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं, उसका यही मेन हदफ है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि देयर इज अ वैक्सीन जो इसको न्यूट्रलाइज कर सकती है, जो जिसके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन है, जो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। और खुद मुतल्लिका इदारों से, चाहे वो KMC की सूरत में हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की सूरत में हो, या टाउन्स की सूरत में हो, खुद जो है लोग हमसे राब्ता भी करते हैं। अकरबा साहिबा, फिर आप बता दें, वैसे तो ये जितने भी लोग रिपोर्ट करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उसकी बुनियाद पर ये डेटा जो है वो हासिल करके पब्लिश किया जाता है जिम्मेदार इदारों की जानिब से, मीडिया हाउसेस की जानिब से। आप बता दें, अगर आप इससे एग्री नहीं करती तो फिर कितनी तादाद है अगर 800 नहीं है? देखिए, मैं इस वक्त ये नहीं बता सकती कि कोई भी रिसर्च हमारे पास इस तरह का नहीं आया जिसमें ये बताया जाए। अलबत्ता सालों का डेटा ज़रूर आता है कि इस साल इतने केसेस दर्ज हुए, लेकिन महीने का डेटा मुझे नहीं लगता कि आप भी अगर मेरी इस चीज़ पर वो करेंगे, नॉलेज में इजाफा, कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, ताकि जो है मैं भी इस पर हम करें, क्योंकि अभी अकरबा साहिबा, आप हमें ये इस चीज की इन्फॉर्मेशन दे दें। जैसे आपने कहा कि कुत्तों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो कितने % कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई है? थाउजेंड्स, क्योंकि कराची की जो हुजूम है वो तो करोड़ों का हुजूम है, और उसको तो मैं समझती हूँ अब तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उस हुजूम के बराबर अगर मैं कहूँ कि 10,000 या 20,000 कुत्तों को वैक्सीन करवाइए तो ये भी कम है। उस पे भी बेहतरी लाई जा रही है, और सिर्फ ये कोई अकेला इदारा नहीं कर रहा है, इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें सिंध गवर्नमेंट के दीगर इदारे मौजूद हैं, इस पर मेयर कराची खुद इन्वॉल्व हैं, और इसमें हमारे साथ दीगर NGOs इन्वॉल्व हैं। तो ये सिर्फ कोई एक जो है आदमी का काम नहीं है, ये पूरा ही, क्योंकि देखें ना, हम यहाँ पर कोई जहर देकर या कोई फायरिंग कर या कोई किसी जानवर का कत्ल कर तो इस चीज को खत्म नहीं कर सकते, और इस चीज के बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। लेकिन आपके पास देखें, वो जो गाड़ियां हैं जिस पे हमले ने जाना है, उसकी भी कमी है, गाड़ियों की भी कमी है, हमले की भी कमी है, वो भी रिपोर्ट सब सामने है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स अगर होंगे तभी इन पर काबू पाया जा सकता है, इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है। अल्तमश, आपकी तरफ आऊँगा। आप ज़रा हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अवाम को किस तरह से कुत्तों के काटने से महफूज बनाया जा सकता है,
कौन सा मॉडल्स है जो कि गवर्नमेंट्स को, कौन सी पॉलिसी है जिस पर अमल दरामद करना चाहिए, अमल पैरा होना चाहिए? सर इसमें जो मेन चीज़ आपकी एजुकेशन है, ये बड़ा बेसिक है, इसमें पॉलिसी लेवल आपको सोल्यूशन लाने की भी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स की आगाही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल लेवल पे एक छोटा सा सेशन रख रहे हैं अबाउट द ट्रीटेबिलिटी ऑफ रेबीज, काफ़ी बच्चों की जाने तो 100% बच जाएंगी क्योंकि रेबीज ट्रीट हो सकता है। सेकेंडली जो डॉग बाइट्स का इशू है, जिसमें इसमें मेडिकल जो है सपोर्ट, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट्स को नॉर्मली वो ये देखते हैं, वो जाके देखें कि इस कुत्ते को रेबीज है या नहीं, वो आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको आप यूथनाइज कर सकते हैं। वो पॉलिसी में लिखा है। हमने कभी ये नहीं कहा एज एन एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट कि आप डेंजरस डॉग्स को या इनक्योरेबल डॉग को पुट डाउन नहीं कर सकते। इशू ये होता है कि बिकॉज मेडिकल जो है वेटरनेरियन इन्वॉल्व नहीं होता, एक आम आदमी जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है वो जाके सारे कुत्तों को मार देता है। अब उसमें इशू सर ये आता है कि जब आप एक एरिया से कुत्तों की पॉपुलेशन खत्म कर देते हैं, वहां पे धड़ाधड़ और जानवर आते हैं। अगर आप इंसानों की पॉपुलेशन एक कराची से कम कर देंगे, सबसे ज्यादा माइग्रेशन उधर होगी। ये साइंटिफिक इसको चीज कहते हैं बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। इन चीजों को साथ रखते हुए फर्स्टली मेकिंग अ वेटरनरी बोर्ड जिसको एक्चुअली पता है कि डेंजरस या इनक्योरेबल एनिमल कौन सा है जिसको यूथनाइज करना है, जो उसको डिसाइड कर सके, उसको बनाने की जरूरत है। दूसरी ये है कि स्कूल लेवल पे एजुकेशन की जरूरत है कि रेबीज इज वेरी ट्रीटेबल और पेरेंट्स की ये अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अल्तमाश आपके वक्त का, और अकरबा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद, दोनों के वक्त का शुक्रिया। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है जी, अवाम नॉलेज हासिल करे, अवाम में अवेयरनेस खुद से हो, वालिदैन इसको समझाएं, लेकिन इंतजामिया कुछ ना करे। इंतजामिया सिर्फ बातें, जानवर को कौन समझाए? मतलब हैरान कुन बात यह है कि फिर आपके पास कोई फिगर भी मौजूद नहीं है और आप इंतजामिया के बंदे होकर अगर आप ये बात करें, ये दावा करें कि हमें पता ही नहीं है, रेबीज पे लेकर जा रहे हैं, वैक्सीन आ रही है, वो जो काटने का जो ट्रॉमा है, जैसे बच्चे नहीं निकल पाते सारी जिंदगी, यानी कि काटना मस्ट है। वैक्सीन का आप खुद ही देख लें, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वालिदैन जी बच्चे को लेकर जाएं और वो वैक्सीन काटने की तकलीफ। मैं इतनी हैरान कुन बात ये है, वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है लेकिन काटने का जो इतने वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, और वैक्सीन होना भी जरूरी है। और जैसे वो कह रहे हैं कि ना ये क्योरेबल है तो 800 लोगों की जानें कैसे चलेगी? उनको क्यों नहीं फिर क्योर किया गया? अगर इंतजामिया हरकत में आती तो उनको फिर बचाया जा सकता था, वैक्सीन प्रोवाइड की जाती। इस पे बड़ी संजीदगी से सोचने की जरूरत है, और सिर्फ ये नहीं कि आप 4-5 गाड़ियां और चंद अमला जो है वो लगा दें पूरे कराची में, जो कि बिल्कुल ना काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। तो कराची में जनाब क्या वाकयात रिपोर्ट हुए रेबीज़ के हवाले से, हमने आपको आगाह किया। मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या है, अब हम माहम से जान लेते हैं, तो बताइए। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत कैसा रहेगा मौसम। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध का राज बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 3 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 1 और कम से कम -10 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 4 और कम से कम -18 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की पेशगोई की है। और अब बात करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की, तो KPK में मौसम की सूरत हाल ये है कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि सवात में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 6 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसदा, लकी मरवत और सवाबी में धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब के मौसम पर, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है।
बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र करें औलिया के शहर मुल्तान का तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 18 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, बहावलपुर और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे बलोचिस्तान के मौसम की। बलोचिस्तान में सूरत हाल हम देख रहे हैं सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा की बात करें तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 12 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 22 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला लाड़काना, सखर, रोहड़ी और शिकारपुर में दरमियाने से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद कुछ दीगर मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हमारी तवानाई ही नहीं बल्कि हमारी सेहत और मुस्तकबिल पर भी गहरे असरात डालती है। हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि कुछ ग़िज़ा महफूज रखने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल कैंसर के ख़तरे में इजाफा करता है। ये तहकीक मारूफ तिब्बी जरीदे द BMG में शाया हुई है, जिसने खुराक के इंतखाब पर एक संजीदा सवाल खड़ा कर दिया है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स और उनके मुमकिन नुकसानात और सेहतमंद मुतबादिल के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आमना अली साहिबा। डॉक्टर आमना, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं और क्यों इन्हें खुराक में शामिल किया जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हैं, आप देखें जो हमारा घर का सादा खाना होता है हम उसको फ्रिज में रखते हैं, 1 से 2 दिन तक रखते हैं, वो सही रहता है, उसके बाद वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल यहाँ पे आता है ऐसे खाने वाली चीज़ें जिनकी आपने शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, लंबे अरसे तक वो आपकी शेल्फ्स में पड़ी हो, आपकी फ्रिज में रह सकें, उसका जो जायका है, उसका जो स्मेल है, उसका टेक्सचर है, वो चीज़ें प्रिजर्व रहे, वो चेंज ना हो और वो खाने के काबिल रहे, इसलिए फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सही। अच्छा, हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि अब तो हम फ्रोज़न चीज़ें भी कर रहे होते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो सीज़न आउट ऑफ सीज़न हम चल रहे होते हैं और उनको भी हम प्रिजर्व करके बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं। बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं। ये कितने हार्मफुल होते हैं और इंसानी सेहत पर इनके मनफी असरात क्या होते हैं? बिल्कुल, देखें जो भी फ्रेश चीज़ है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ये जो जितनी भी प्रोसेस चीज़ें होती है, इस तरह आपने भी जिक्र किया, फ्रोजन फूड आइटम्स होते हैं, पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, कैंड फूड्स बेसिकली जो होते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि इनके ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की जाती है, हीट ट्रीटमेंट्स और मुख्तलिफ इक़साम के जो ट्रीटमेंट्स है वो किए जाते हैं। और एक कोई भी जो ग़िज़ा है, कोई भी खाने वाली चीज़ है, उसके ऊपर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जो अज्जा हैं, उसमें तब्दीली आ जाती है और वो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं। तो एक तो वो जो प्रोसेसेस हैं वो ख़तरनाक है, उसके ऊपर से फिर आप जब उसमें प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि केमिकल्स हैं, ज़ाहिर है वो खाने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि उसका टेस्ट बरकरार है और आप उसको लंबे अरसे तक एंजॉय कर सके तो वो आप उसमें ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली वो नुकसानदेह, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है। आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल चीज़ों को पसंद करती है और नेचुरल चीज़ों से ही नरिशमेंट मिलती है। तो जब आप उसको केमिकल फीड करेंगे तो फिर ज़ाहिर है जिस तरह से सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम होगी। बच्चों में अक्सर आजकल इम्यूनिटी कम है, हर दूसरे दिन उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या और
जो भी वायरल इन्फेक्शंस है वो हो रही होती है। उसकी वजह ये है कि प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर कैंसर्स, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बड़ा कॉमन है, या जो आंतों का कैंसर है वो बड़ा कॉमन है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। फिर लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसके बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं। सही। अच्छा अब ना ये तो कुछ चीज़ें जो कंपनीज बना के भेज रही हैं, फ्रोजन फूड है या टिन पैकिंग में, ये भी एक अब हम देख रहे हैं कि रुझान है कि कुछ लोग यहाँ से टिन पैकिंग करवा के बाकायदा कंपनीज हैं वो बाहर अपने प्यारों को भिजवाते हैं, और उसमें भी कोई 10-15 दिन, मतलब उसमें केमिकल तो वो कोई ऐड नहीं करवा रहे होते, खाने के अंदर खाना तो वही होता है, लेकिन क्या ये सेफ है या ये भी नुकसानदेह? देखिए, अगर तो उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स या चीजें डली हुई हैं देन डेफिनेटली वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पैक करा के खाने की, जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है या ताज़ा खाना भी अगर है, तो उसकी एक टाइमलाइन होती है जिसके अंदर अंदर आपने उसको कंज्यूम करना है। अगर आप बहुत लंबे अरसे तक उसको संभाल के रखेंगे और जिस तरह आपने कहा कि आप बाहर भिजवाते हैं इस तरह, तो जाहिर है उसमें जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट से, तो वो एक्सपोज हुआ हुआ है, आपकी सराउंडिंग से वो एक्सपोज हुआ हुआ है, उसमें केमिकल चेंजेस फिर भी आएंगी और वो उसके जो भी अज्जा है उसको हार्मफुल जो अज्जा है उसमें तब्दील करेगा। अच्छा ये भी बताइएगा, ये जो नॉन एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव्स ये क्या होते हैं, और आम सारिफ लेबल पढ़कर कैसे पहचान सकता है कि किसी ग़िज़ा में नुकसानदेह प्रिजर्वेटिव्स शामिल हैं या नहीं? अच्छा देखिए, अब तो बड़ा आसानी वाला ज़माना है, आसानी वाला दौर है, आपके पास चैट जीपीटी है। जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो पहले तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती थी कि आप जो भी पैकेट है उसको पीछे देखा करें, एक लेबल दिया होता है, पूरा मुझे भी समझाना पड़ता था कि उसमें ये चीज़ें आपने देखनी कि ये ना हो। अब तो सिंपल, अगर आप उसकी पिक्चर लेके चैट जीपीटी को ही दे दे तो वही आपको बता देगा कि ये कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर है। लेकिन उसके बावजूद आप खुद भी देख सकते हैं, कुछ मेन जो मैं आपको बता दूं चीजें जो आपने पहचाननी है न्यूट्रिशन लेबल के ऊपर, पोटेशियम सॉर्बेट, सल्फाइड्स, नाइट्राइट्स, इन नामों के साथ आपको केमिकल्स जो है ऊपर मेंशन्ड मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ई नंबर्स होते हैं जैसे E17, E28, ये भी, और कुछ लोग तो कुछ चीजों पे तो वैसे ही लिखा होता है कि एडेड प्रिजर्वेटिव्स। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये केमिकल्स मिले हुए हैं और ये चीज आपने अवॉइड करनी है। अच्छा आमना, जंक फूड, फास्ट फूड, उनके अंदर कितने खतरनाक केमिकल्स मौजूद होते हैं, चाहे वो आप फ्रेश ही खा रहे हैं, और किस तरह वो इन्फ्लेमेशन और दीगर मसाइल आपकी बॉडी के अंदर कॉज करते हैं? बिल्कुल, देखिए ये जितने भी मैंने अभी केमिकल्स के नाम भी लिए हैं या जो प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, डब्बे वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप नाश्ता कर रहे हैं, उसमें बजाय के आप जैम लगा के खाएं अपने स्लाइस के ऊपर, आप अंडा स्लाइस खा लें, क्योंकि आप देखें वो जैम की बोतल भी आपकी फ्रिज में कितनी देर तक। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हमारे फ्रिज में, घरों में हमारे होती है, हम ग्रोसरी में लेकर आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और मैंने ये भी अभी जिक्र किया था कि लड़कियों में हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारा जो नेचुरल फल और सब्जियां, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी एक ऑक्सीडेशन का अमल हमारी बॉडी में हो रहा होता है। और अगर ये अमल होता रहेगा, चाहे वो दिल में हो रहा हो, दिमाग में हो रहा हो, जहां भी आपके जिस भी हिस्से में हो रहा होगा, तो आपको वहां बीमारियां होंगी। तो हमने इस ऑक्सीडेशन के अमल को रोकना होता है। अच्छा और डॉक्टर आमना, ये तो हमने बात कर ली कि एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल्स किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। हम देखते हैं नॉर्मली अगर प्रिजर्वेटिव के बगैर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी के लिए, फॉर टाइम बिंग, हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी में खाना पक जाए, टमाटर हो, लहसुन हो, अदरक हो, हमने पीस के, कूट के फ्रिज में पेस्ट है हमने फ्रीज करके रखा होता है, और वो यूं समझ लें कि कोशिश औरतों की ये होती है फॉर लाइफ टाइम ऐसे फ्रीज हो जाए और बस हम पकाएं और बस खा लें। ये कितना हार्मफुल है? अच्छा देखिए, अब जितनी फास्ट लाइफ है उसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल भी चीज़ें स्टोर करना छोड़ दें और आप सब कुछ फ्रेश, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है कि स्पेशली अगर वर्किंग वुमेन है या और भी बहुत फास्ट लाइफ में कन्वीनियंस इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसको भी सोच समझ के और स्मार्टली आपको करना चाहिए। अगर आपने कोई इस तरह आपने बात की, टोमेटो पेस्ट है, अदरक लहसुन की है, वो आप प्रेफरेंस तो आपकी होनी चाहिए कि आप फ्रेश ही करें, उसी वक्त उसको उस खानों में अपने ऐड करें, उसको स्टोर ना करें, क्योंकि फ्रिज में भी अगर आप कोई चीज हफ्तों के लिए रखेंगे और अनकवर्ड रखेंगे तो उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस हैं।
तो जब आप कोई चीज फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं फिर दोबारा रख रहे हैं और ये अमल बार बार कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना आपके वक्त का। और जितने भी आवाम है जो सुन रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स वाले जो फूड हैं वो बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं तो आप सोच लें कि कैंसर को आप दावत दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, कितनी बीमारियां जो लेती हैं। तो आपकी खुराक सबसे पहले जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। लाइफस्टाइल पर हम फोकस रखते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। वक्त बचाने के अलावा भी आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, आप इस तरह की चीज़ें और शौक से खा रहे होते हैं कि फ्राइड आइटम्स जो हैं वो खानी है, चाय के साथ तो लाजमी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इनमें केमिकल्स भी होते हैं, कंटेमिनेशन होती हैं और आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और जिस तरह से आमना भी कह रही कि कैंसर तक और वो आपने टेस्ट की हद तक तो आपने एंजॉय कर लिया, उसके बाद जो आपका पूरा इम्यून सिस्टम है वो ख़राब होना है। तो सोच समझ कर खाएं। यहाँ वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा थका देने वाला मरहला लैंडिंग के बाद शुरू होता है इमिग्रेशन की लंबी लाइनों से। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी इमिग्रेशन वहाँ पर नहीं बल्कि पाकिस्तान से उड़ने से पहले ही मुकम्मल कर ली जाए। ज़बरदस्त जी। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और UAE वफ्द के दरमियान मुलाकात के बाद उसूली फैसला कर लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, यानी आप दुबई उतरें और सीधा टैक्सी लेकर अपने होटल या घर या जहां भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करेगा ये जानने के लिए सुनो न्यूज़ के UAE में मौजूद नुमाइंदे से जानते हैं इमरान यूसुफ ज़ई। इमरान, आपके वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और इस खुसूसी सहूलत के खदोखाल क्या हैं और ये सहूलत कब तक फंक्शनल होने की तवक्को है, ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि ये सहूलत जो है यकीनी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे और यकीनी तौर पर मोहसिन नकवी साहब और जो UAE के ऑफिशियल्स के दरमियान जो मीटिंग्स हुई उसमें अहम नकात जो उन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अब जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं उनको क्लियरेंस के बाद जो है उसको, चूँकि उसमें DG FIA और क्लियरेंस कस्टम हुकाम भी मौजूद है और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो फाइनलाइज होगी। सिस्टम को कराची से शुरू कर, इसकी अगर फवाइद पे मैं बात करूँ तो यकीनी तौर पर ये एक सबसे बड़ा जो चीज़ होती थी किसी भी ट्रैवलर के लिए कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क जा रहा हो, जैसे दुबई जैसे मुल्क जाता हो जहाँ पे 200 के करीब नेशनलिटीज और एक वक्त में 6 से 7 जहाज जो है वो लैंड करते थे, तो इमिग्रेशन हुकाम यहाँ पर बड़े एक्टिव थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई जो है वो लंबी लाइनें लग जाती थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा तो इसमें ये होगा कि सहूलत है, फास्ट होगा। अगर आप दुबई में लैंड करेंगे, आपकी क्लियरेंस ऑलरेडी पाकिस्तान में हो जाएगी, तो आप जैसे ही यहाँ पे लैंड करेंगे आप डोमेस्टिक यहाँ पर रेजिडेंट की तरह सिंपली एक गेट से बाहर निकल जाए। आप यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई क्लियरेंस नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सहूलत जो है मैं समझता हूँ ये कि जो नए आने वालों के साथ साथ जो ऑलरेडी जो ओवरसीज में यहाँ पर UAE में मुकीम है, जो रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तानी, उनके लिए एक सबसे बड़ी सहूलत होगी। अब ये हुकूमत के इक़दाम यकीनी तौर पर इसे अगले चंद माह में फाइनलाइज करके कराची से शुरू किया जाएगा और उसके बाद इसे पूरे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा इमरान, अगर किसी मुसाफिर की इमिग्रेशन पाकिस्तान में क्लियर हो जाती है सपोज, लेकिन दुबई पहुंचकर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या उसे वहां से डिपोर्ट किया जाएगा या इसका हल पहले ही निकल जाएगा? नहीं जी, इसमें ये इस गलती की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि UAE का सिस्टम जो है उसको पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर नस्ब किया जाएगा। तो वहाँ पर जो क्लियरेंस होगी वो समझने की बात है कि वो UAE करेगी। जैसे यहाँ पर हम UAE में उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि US की जो इमिग्रेशन है वो यहाँ पर इतिहाद एयरलाइन के थ्रू से जो लोग ट्रैवल करते हैं US के लिए, ये सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर इम्प्लीमेंट है UAE में। जैसे आप अबू धाबी से US के लिए ट्रैवल करते हैं तो क्योंकि UAE जो है वो हब है, तमाम लोग जो है वो एशियन खासतौर पर यहाँ से आके US और बाकी कंट्रीज में जाते हैं तो उनकी इमिग्रेशन यहाँ क्लियर हो जाती है। जब यहाँ पर आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है तो इसका मतलब है कि आप उस कंट्री में इंटर हो सकते हैं। ये इसकी सिंपल मिसाल ये कि UAE अपना इमिग्रेशन ठीक हो गया। इमरान, लास्टली ये भी बता दीजिएगा कराची के बाद ये सहूलत इस्लामाबाद और लाहौर तक कब तक फैलने का इम्कान है, क्योंकि लेबर तबका तो ज्यादातर पंजाब और KPK से जाता है। जी बिल्कुल, ये मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई कि कराची के फौरी बाद, क्योंकि कराची में उनका कॉन्सुलेट और वहाँ पर वो काफी एक्टिव है, तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ से एक्टिव करने के बाद फिर न सिर्फ पेशावर और इस्लामाबाद बल्कि मुल्तान और जो सियालकोट एयरपोर्ट है वहाँ पर भी ये चीजें नब्ज करने की बातें की जा रही हैं। तो यकीनी तौर पर एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस तमाम और ये उस तमाम चीजों का तसल्सल जहाँ पर वीजों के मसाइल की बात की जा रही थी, तो उस चीजों को हल को उसकी मेरा ख्याल हल की तरफ जा रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तानियों को मजीद खुशखबरी जो है बिल्कुल पाकिस्तान को इसका फायदा होगा और मजीद आसानियाँ की जा रही हैं और आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी खबरें और भी सुनने को मिलेंगी। और इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक अपडेट्स हमें की हैं और यकीनन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। रिसेंटली अगर हम देखें जो ट्रैवल करना चाह रहे थे UAE दुबई,
तो अब जनाब ये जो सहूलत है इससे वो बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ लगना पड़ेगा। हाँ, कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनाब अगर हम जाने वालों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी नौजवान जो कि अपना घर बार बेचकर, जेवर गिरवी रखकर, कर्ज लेकर जनाब बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें उन ख्वाबों का सौदा कर रही हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक ही हफ्ते में 9 बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसीज के लाइसेंस मनसूख करती है। और वजूहात जो हैं वो चौंका देने वाली हैं। जाली दस्तावेज़ात, गैर कानूनी फ़ीस और सालों तक किसी एक बंदे को भी बाहर ना भिजवाना। सवाल ये है कि लाइसेंस तो मनसूख हो गए, लेकिन ये गरीब लुट चुके हैं और इनकी दादरसी कैसे होगी, इस पर बात करते हैं अदनान पराचा साहब से, जो साबिक वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। एक ही हफ्ते में इतनी बड़ी तादाद में लाइसेंस मनसूख, क्या ये मामूल की कार्रवाई है या संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस या कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ा इस पर? जी देखें, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से जब भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, उसमें कोई भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसके खिलाफ कोई भी अगर कंप्लेन होती तो वो उस कंप्लेन के लिए उसको लेटर्स इशू किए जाते हैं, उसको मौका दिया जाता है कि वो आके अपने उस कंप्लेन के जवाब दाखिल कर सके। तो उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद अगर किसी स्टेज पे अगर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को या हुकाम बाला को ये महसूस होता है कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर गिल्टी है, तो डेफिनेटली उसके बाद शो काज के बाद उसके लाइसेंस की मिलती है। यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसको हम अगर ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो ब्रॉडर सेंस में हमें ये देखना पड़े कि इस स्टेज पे ओवरसीज प्रमोटर आता क्यों है। उसमें 100% गलती ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की नहीं थी। उसमें बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए जिसमें बैरून मुल्क हमारी जो मैन पावर है वो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारी यूथ से रिलेटेड होता है, जिसका इफेक्ट जो है हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर पे पड़ता है। हमारी जो एम्बेसीज हैं उसमें CWS को एक्टिव करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा किसी भी कैंडिडेट को अगर स्पेशली सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह में कहीं पे भी हमारे मैन पावर को अगर कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में, तो वो कंप्लेन उसकी प्रॉब्लम जो है वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होगी और वो वापस अपने मुल्क वापस आ जाएगा तो वो उसके लिए बहुत आसान होता है किसी भी यूथ के लिए कि वो एक रिटन कंप्लेन दाखिल कर दे और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर को कटहरे में खड़ा कर देता है। तो इसमें बहुत ब्रॉडर सेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ एंड बट्स हैं जिनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देखना ज़रूरी एनालाइज करना चाहिए। अदनान साहब ये बताइएगा कि बरादर इस्लामी ममालिक अगर हम देखें सऊदीया और UAE की जानिब से पाकिस्तानी वर्क वीज़ास में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई, क्या उसकी बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि यही एजेंसियाँ हैं जो कि अगर हम देखें कि अनस्किल्ड बंदे भेजकर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही थी? नहीं है। आप स्पेशली अगर एक मिसाल लें तो UAE का सेक्टर हमारा तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया इफेक्ट हो रहा है, और मैं 12 दरख्वास्त कर चुका हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि खुदारा UAE गवर्नमेंट के साथ बात की जाए। हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस है जो कि हमारा 2.25 लाख वर्कफोर्स तक चला गया था, उस दौरान अगर कोई किसी भी एजेंट ने या किसी ने भी विजिट एम्प्लॉयमेंट का काम किया था, या उस दौरान जो कोविड के बाद एक टाइम फ्रेम आया था जिसमें एक दुनिया खुली थी और लोगों ने उसको मिसयूज़ किया, हमारी यूथ ने भी मिसयूज़ किया था, तो उनको करार वाक़ई सज़ा दे। आज भी वो सज़ा देना पॉसिबल है, उन लोगों को हम सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन हमारा UAE का सेक्टर जो 2.25 लाख वर्कफोर्स का है और 2 लाख वर्कफोर्स गई थी, वो हमारे ग्रेजुअली कम होके 2025 में हमारा 40-45 हज़ार पे आ गया। तो 40-45-50 हज़ार पे क्यों आया है हमारी? क्योंकि UAE का सेक्टर ऐसा है जहाँ पे वाइट कॉलर और ग्रे कॉलर जॉब ज़्यादा अवेलेबल है, और वहाँ पे हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है वो ज़्यादा इंजेक्ट होती है। हमारी सऊदी अरेबिया में हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ज़्यादा इंजेक्ट होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो सेक्टर अफेक्टेड है उनके पीछे हमारी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम तो है, जो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर यहाँ पे फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो 25 से 30% कॉस्ट बढ़ गई है लड़के की जाने की वजह से। 12 हमें तो सिर्फ ये देखना पड़ेगा पहले कि आपकी जो मैन पावर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जा रही है वो हमारे लिए लायबिलिटी है या हमारे लिए एसेट है। मुख्तलिफ फोरम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने 12 कहा है कि ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे माथे का झूमर है, हमारा एसेट है, हमारा सरमाया है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं,
और दूसरी जानब हमारे जो सोशल मीडिया है उस पर एक नेगेटिव कैंपेन्स भी चलती है कि जी ब्रेन ड्रेन हो गया या वो हमारे ओवर पाकिस्तानी जो है बाहर भाग रहे हैं जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे रेमिटेंसेज जो आ रही हैं 20 अरब डॉलर 18 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर तक चली गई हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लेकिन हमारे जो माइक्रो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से 25 से 30% कॉस्ट बढ़ी है वर्कफोर्स की, उनका तदारुक करना पड़ेगा। जो माइक्रो प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा। अच्छा अदनान साहब, जिन एजेंसियों के लाइसेंस मनसूख हुए हैं उनके पास अभी भी लोगों के हवाले से देखें तो पासपोर्ट पड़े होंगे, इस मौके पर उनका स्टेटस क्या बनेगा? देखिए उसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, FIA है, वो बिल्कुल कार्रवाई करेगी और अगर जो उनके पासपोर्ट वगैरह वो एजेंसीज में होंगे वो रिकवर भी होंगे और जो पैसे वगैरह हैं तो किसी कैंडिडेट के अगर किसी भी एजेंसी ने देने हैं तो वो भी रिकवरी FIA और मुतल्लिका अदारे उसको पॉसिबल बनाएंगे। ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। हमारे जो इस टाइम पे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है 6,000 से ज़ायद जो है हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, जिसमें 2500-2600 के करीब हमारे एक्टिव हैं, बाकी हमारे 3,000 के करीब एक्टिव नहीं है हमारे लाइसेंस। और उसमें यही है कि जो हमारे जो बिजनेसेस के अंदर इस टाइम की प्रॉब्लम आ रही है बैरून ममालिक से, जिसमें वजह से हमारी वर्कफोर्स नहीं भेज पा रहे। देखिए वर्कफोर्स भेजना ये नहीं है कि आपने 7 लाख बंदा भेज दिया या 8 लाख बंदा भेज दिया। इसमें वर्कफोर्स के अंदर अब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोग बाहर जाना शुरू हो गए हैं। ये वो वर्कफोर्स अब बढ़ना शुरू हो गई है जो कि हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के थ्रू नहीं जा रहे, या अगर उनके थ्रू जा रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे। हमारी ये जो डिमांड है मोस्टली अब जो है वो हमारे हमसाय ममालिक की तरफ जा रही है, और जो कि हमारे लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगा। हमें ये बैठ के फैसला भी करना होगा और हमारे साथ जो है उस पर अमल भी करना होगा। बिल्कुल, अमल दरामद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दान साहब, गैर मुल्की कंपनियों को जाली दस्तावेज़ात प्रोवाइड करने वालों के आप क्या समझते हैं? इन रिक्रूटर्स के सिर्फ लाइसेंस कैंसिल कर देना काफ़ी है या इन प्रोमोटर्स पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या फ्रॉड के बाकायदा FIRs भी होनी चाहिए? FIR वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। ये क्योंकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के एक फैसले के बाद अगर कोई भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर है अगर वो है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। उसमें देखना यही पड़ेगा कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर गिल्टी है कि नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया कि हमारे जो बैरून ममालिक के अंदर हमारी यूथ जाती है उसको भी देखना होगा। सारा चीज़ हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हम B2B जाके बिजनेसेस जनरेट करते हैं और यहाँ से हम यूथ को जो पॉसिबल जो है वो हम यहाँ से वहाँ भेजते हैं। अगर देखें 8 लाख वर्कफोर्स चाहिए और उसमें अगर 2,000-4,000 कंप्लेंट्स आई हैं तो आपको रेशो इसका बहुत कम है। लेकिन उस माइनर के रेशो को आप हाईलाइट करने के बजाय आप ये देखें कि 7 से 8 लाख जो वर्कफोर्स जा रही है इस टाइम पे जो पिस रही है जाने के अमल के अंदर 1.5-2 महीने जो है उसका प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है, उसको आसान करने की जरूरत है। हमें बिल्कुल आसानियां करने की जरूरत है ताकि इस तरह की सख्तियां जो हैं वो फिर पाकिस्तान पर पाकिस्तानी वर्कर को ना लगें और इतना जो सख्त प्रोसीजर हो चुका हुआ है उसमें आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया दान पराचा साहब आपके वक्त का। अब नाजरीन जाते जाते खबर आपके साथ शेयर कर दें, महकती हुई खबर हमने कहा आपको देते चलें। लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने एक गैर मुतवक्की और मुनफरिद परफ्यूम मुतारिफ करवाया है, इन्फ्यूजन डिसेंटल चाय। वो खुशबू जो चाय से मुतासिर है जनाब, और ये परफ्यूम खवातीन और मर्द दोनों के लिए ही बनाया गया और इसमें संदल की लकड़ी, इलायची, नींबू और हल्की चाय जैसी खुशबू शामिल है। प्राडा के मुताबिक इलायची खुशबू में हल्की मिठास और खुशबूदार तासुर देती है, जबकि संदल वुड क्रीमी बुनियाद फराहम करता है और नींबू आपको पता है फ्रेशनेस का एहसास देता है, बिल्कुुल वैसे जैसे खानों में नींबू जायके को बढ़ाता है। तो ये तो ऐसे है कि चलता फिरता आप चाय का सामान लेकर घूम रहे हैं। और ये परफ्यूम जो है वो 100 मिलीलीटर में दस्तयाब है और इसकी कीमत जो है $190 है, जबकि आलमी सतह पर ये अब सारिफीन के लिए पेश भी किया जा रहा है। और इंटरनेट सारिफीन का रद्द-ए-अमल भी मिला जुला है। कुछ सारिफीन ने खुशबू की तारीफ़ की है और कुछ जो हैं वो पुरजोश भी हैं और कुछ इसे आजमाना भी चाहते हैं और कुछ जो है वो तंज भी कर रहे हैं कि $190 क्यों खर्च करूँ चाय की खुशबू पर, जब 2 मिनट चूल्हे के ऊपर खड़े होकर मुफ्त में हासिल की जा सकती है। तो वाकई क्या ज़रूरत है, इतनी क्या मुसीबत आ गई। प्राडा की इससे पहले की लग्जरी मसनूआत जैसे 2 लाख रुपए मालियत की सेफ्टी पिन, कोलापुरी चप्पल 3,36,000 रुपए भी
सोशल मीडिया पर जेर बहस रह चुकी हैं, जो कि ब्रांड की मुनफरद और तख्लीकी मार्केटिंग की मिसालें भी हैं। तो जनाब आप फैसला करें कि खरीदना है या नहीं खरीदना। हम इजाजत देते हैं, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।